मैं हर रात अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगा था, उस पे आधा किलो आटा छिड़का और फिर तुरंत सोने का नाटक करता था। और वो हर रात ठीक 2 बजे उठी, मेरा एक बाल तोड़ती और चुपचाप घर से निकल जाती। एक दिन मैंने उसके पैरों के निशानों का पीछा किया, मुझे लगा आज उसकी असलियत पता चल जाएगी। पर रास्ते में अचानक मैंने देखा कि एक बड़ा सा ट्रक एक छोटी सी बच्ची को टक्कर मारने वाला है। बिना सोचे समझे मैं आगे कूदा और उसे बचा लिया, पर इस चक्कर में मुझे ऐसी जोरदार टक्कर लगी कि मैं 10 मीटर दूर जा गिरा। मेरी सांसें उखड़ रही थी, दिल की धड़कन रुकने ही वाली थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक बर्फीली रोबोटिक आवाज गूंज उठी, डिंग। शेन हाउस सिस्टम सक्सेसफुली बाउंड। एक ही झटके में मेरे नाम के ब्लैक कार्ड में 100 ट्रिलियन फंड्स जमा हो गए। साथ ही मुझे गोल्डन आई स्किल मिल गई, जिससे मैं किसी भी चीज की असली कीमत और किसी का भी दिल पढ़ सकता था। और ऊपर से कुन फिस्ट ग्रैंड मास्टर स्किल की ताकत अलग। मेरी आंखें अचानक खुली, मेरा पूरा जिस्म एक ऐसी ताकत से भर चुका था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। मैं 5 किलोमीटर दूर से आती हुई एक मेबैक की आवाज भी साफ सुन सकता था। 2 मिनट के अंदर वो काली मेबैक मेरे सामने आकर रुकी। कार से काले स्टॉकिंग्स पहने एक बेहद खूबसूरत औरत बाहर निकली और पागलों की तरह भीड़ की तरफ भागी। डुओ डुओ, डुओ डुओ, तुम कहाँ हो? जिस बच्ची को मैंने बचाया था वो रोते हुए उस औरत के गले लग गई। जब उसे तसल्ली हो गई कि डुओ डुओ ठीक है, तो उसने अपनी आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। सर, डुओ डुओ को बचाने के लिए शुक्रिया। मैं सू ग्रुप की सू वैंकिंग हूँ। आपको जो चाहिए बताइए, अगर इसमें मेरी सारी दौलत भी लग जाए तो मुझे परवाह नहीं। मेरी गोल्डन आइज ने तुरंत उसकी डिटेल्स मेरे सामने खोल दी। 25 साल की सू वैंकिंग, सू ग्रुप की जनरल मैनेजर और 800 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ। आज से पहले इस शहर में अपनी किस्मत बदलने का ये मेरे लिए सबसे बड़ा जैकपॉट होता। पर अब तो मेरे 100 बिलियन भी सू फैमिली के आगे बहुत छोटी रकम थे। मैंने बस शांति से उसे देखा, एक छोटा सा जरूरत नहीं बोला और उस बारिश वाली रात में गायब हो गया। सू वैंकिंग मुझे जाते हुए घूरती रही और अपने असिस्टेंट को सीधा ऑर्डर दिया, मुझे 3 मिनट में इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। ये मेरा जान बचाने वाला है, मैं इसे ऐसे गायब नहीं होने दूंगी। घर लौटकर मैंने दीवार पर लगी उन 2 तस्वीरों को देखा। गोल्डन आइज का मेमोरी प्लेबैक चालू हुआ और मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ गए। मेरे माँ बाप की मौत के पीछे और किसी का नहीं, मेरी उस डायन सौतेली माँ वैंग कुइफेन का हाथ था। और वो धोखेबाज चैन लू, वो हर रात चुपचाप बाहर निकलकर एक अमीर बाप के बेटे से मिलती थी। बहुत बढ़िया। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। सबसे पहले उस वैंग कुइफेन का हिसाब बराबर करूंगा, फिर चैन लू और उसके उस अमीर आशिक को ऐसी औकात दिखाऊंगा कि उन्हें ऑर्डर डिलीवरी करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। सीधा सड़क पर भीख मांगेंगे। अगले दिन सुबह सुबह मैं सीधा लिंग फैमिली के बंगले पर पहुंचा। अंदर घुसते ही चीज टूटने और वैंग कुइफेन के गुस्से से चीखने की आवाज आई। मत तोड़ो, मैं जल्दी उस लिंग चेन से पेपर्स पर साइन करवा लूंगी, तब ये बंगला मेरा होगा और मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज ने उसका रोना बंद कर दिया। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। हमेशा घमंड में उड़ने वाली वैंग कुइफेन आज जमीन पर घुटन के बल गिरी थी। उसके गाल पर लाल थप्पड़ का निशान था। सामने जैंग चैंग का अंडरग्राउंड लोन शार्क ब्रदर हु बैठा था, जिसके पीछे 4 गुंडे स्टील पाइप पकड़े थे। मैं एकदम आराम से चलते हुए हॉल के बीच में चला गया। मुझे इग्नोर करते देख ब्रदर हु का गुस्सा आसमान छू गया और उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। क्यों बे, तू ही है ना वो निकम्मा बड़ा बेटा? मैंने अचानक पलटकर उसे घूरा। गोल्डन आइज ने उसकी सारी कुंडली खोल दी। कॉम्बैट पावर 65, अंधविश्वासी, अजीब बीमारी और हर रात ठीक 12 बजे दिल का भयानक दर्द। मैं बिना हिले एकदम ठंडी आवाज में बोला, अगर तेरा हाथ मेरे चेहरे पर लगा तो इस जिंदगी में कभी चॉपस्टिक्स उठाने लायक नहीं बचेगा। और तेरा वो दिल का दर्द हर रात 12 बजे ठीक शुरू होता है ना? ब्रदर हु का हाथ हवा में ही जम गया। ये राज तो उसके गुंडे तक को नहीं पता था। उसकी आवाज कांपने लगी। तू तू भविष्य देख लेता है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा टूटी हुई शेल्फ से अपनी माँ का लकड़ी का डब्बा निकालने चला गया। ब्रदर हु को डरता देख वैंग कुइफेन चिल्लाने लगी, ब्रदर हु, यही पहला वारिस है, इससे पेपर्स पर साइन करवा लो, ये घर तुम्हारा हो जाएगा। करोड़ का सवाल था। ब्रदर हु का डर गायब हो गया। उसने अपने गुंडों को इशारा किया, पकड़ लो इसे, अगर साइन ना करे तो इसकी एक उंगली काट देना। 4 गुंडे स्टील पाइप घुमाते हुए मेरी तरफ दौड़े। मैंने उनकी तरफ पीट करके एक लंबी सांस ली। क्या मुझे जबरदस्ती मारपीट पर मजबूर कर रहे हो? बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने घूमकर एक तेज साइड किक मारी। सबसे आगे आने वाला गुंडा सीधा ट्रक जैसी टक्कर खाकर 5 मीटर दूर दीवार पर जा चिपका और बेहोश हो गया। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बाकी 3 गुंडों की तो वहीं ब्रेक लग गई और उन्होंने डर के मारे अपना थूक निगल लिया। मैंने आराम से अपनी माँ के डब्बे से धूल साफ की और घूमकर हैरान खड़ी वैंग कुइफेन को देखा। तुझे ये घर और लिंग फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए थी ना? ले, आज मैं तुझे देता हूँ। वो दंग रह गई। मैंने ब्रदर हु की तरफ देखकर एक मुस्कान दी और अपना ब्लैक कार्ड निकाल लिया। स्वाइप मशीन लाया है, पूरा 5 करोड़ 80 लाख स्वाइप कर ले। डिंग, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। वैंग कुइफेन के आंख में पागलपन वाली खुशी चमकी। उसे लगा मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो उसका कर्ज चुका रहा हूँ। वो तुरंत अकड़ती हुई चिल्लाई, लिंगचेन, चलो तू समझदार निकला। अब जब तूने पैसे दे ही दिए हैं तो हमारा हिसाब बराबर। अब निकल यहाँ से, ये घर अब पूरी तरह मेरा है। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने उसे नरक के दर्शन करा दिए। किसने कहा मैंने तेरा कर्ज चुकाया है? मैंने उसे घूरते हुए कहा, ये पैसे मैंने तेरा कर्ज खरीदने के लिए दिए हैं, अब तू मेरी कर्जदार है। वैंग कुइफेन की मुस्कान वहीं जम गई।
ब्रदर हु तुरंत गेम समझ गया और उसने अपना रंग बदल लिया। उसने डायन वैंग कोएफन को घूरते हुए कहा, वैंग बॉस, अब तेरे कर्जदार लिंग शाओ है। बोलिए लिंग शाओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या ब्याज वसूलना शुरू करूं? ब्रदर हु समझ गया था कि अब मेरा पल्लू पकड़ने में ही भलाई है। मैंने लकड़ी का डब्बा उठाया, दरवाजे पर रुका और वैंग कोएफन को आखिरी फरमान सुना दिया। सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला, अभी के अभी इस घर से निकल जा, एक कपड़ा भी साथ नहीं जाएगा। दूसरा, 3 दिन में पैसा लौटा दे। 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो फ्रॉड और पैसे गबन करने के केस में पुलिस बुलाऊंगा। फिर मैंने ब्रदर हु को देखा। अगर इसने टाइम पर पैसे नहीं दिए और तूने इसे फोर्स नहीं किया तो कैमरा फुटेजेस देकर तुझ पर इंटेंशनल इंजरी का केस ठोकूंगा। सारी उम्र जेल में सड़ोगे दोनों। बंगले से बाहर निकलते ही पीछे से वैंग कोएफन के रोने और उन गुंडों के तोड़फोड़ की आवाज आने लगी। धूप में खड़े होकर मुझे अंदर से एकदम सुकून मिल रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड डिंग, सिस्टम में नया टास्क दिया है। 2 घंटे के अंदर 100 मिलियन खर्च करो। हारने पर रैंडम फिजिकल फंक्शन ब्लॉक, जैसे कि हमेशा के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स। मैंने इस घटिया पेनल्टी को देखा और मेरा चेहरा उतर गया। सिस्टम तो सच में बहुत कमीना है। खैर, पैसे उड़ाना दुनिया का सबसे आसान काम है। मैंने सीधा एक टैक्सी पकड़ी और जियांगचैंग के सबसे टॉप क्लास एसकेपी मॉल पहुंचा। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, एक लाल फरारी जोर से आवाज करती हुई मेरे ठीक सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ और वहां वो एक्स गर्लफ्रेंड चेन लू बैठी थी। उसने अपना चश्मा उतारा और एकदम घटिया तरीके से मुझे घूरा। ओ, ये लिंग चैन नहीं है। सुना है घर से निकलने के बाद तू फूड डिलीवरी करता है। यहाँ कैसे आ गया? यहाँ के गार्ड तुझ जैसे भिखारियों को अंदर नहीं आने देते। लिन फैमिली के बैंकरप्ट होते ही इस चेन लू ने मुझे तुरंत लात मार दी थी और एक अमीर बाप के बेटे की गाड़ी में बैठ गई थी। उसे देखकर गुस्सा होने के बजाय मेरी हंसी छूट गई। चलो बढ़िया है, पैसे उड़ाने के टास्क के लिए ऑडियंस की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। हाँ, भीख मांगने ही आया हूँ, मुस्कुराते हुए मैंने जवाब दिया। पर आज मैं खाने की भीख नहीं, इस पूरे मॉल को मांगने आया हूँ। तभी कार का दरवाजा खुला और एक आदमी जिसने वर्साचे की शर्ट पहनी थी बाहर निकला। अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए वो मजाक उड़ाने लगा। लुलू, तो ये है तुम्हारा वो डिलीवरी बॉय एक्स बॉयफ्रेंड। शक्ल से तो ठीक ठाक लग रहा है, पर बेचारा गरीब है। यहाँ मॉल के अंदर एसी की हवा खाने का भी मिनट के हिसाब से चार्ज लगता है। तेरी एक डिलीवरी के पैसे से तू 10 मिनट एसी की हवा खा पाएगा क्या? हंस हंस कर पागल होती हुई चेनलू ने उस आदमी का हाथ थाम लिया। लिन चेन, मिलो इनसे, ये मेरे नए हस्बैंड हैं, जैंग जी कियांग। इनकी फैमिली का बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस है और इनकी नेटवर्थ करोड़ों में है। जानबूझकर करोड़ों वर्ड पर जोर दिया गया। उसे मेरी आंखों में दर्द, गुस्सा और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देखने की उम्मीद थी, पर उसका प्लान फेल हो गया। मैं एकदम शांत खड़ा था। मेरी नजरें ऐसी थीं जैसे मैं 2 हवा के गुब्बारों को देख रहा हूँ। रास्ता छोड़, नॉर्मल आवाज में कहते हुए मेरे कदम आगे बढ़ गए। मेरा ये एटीट्यूड देखकर जैंग जी कियांग की ईगो हर्ट हो गई। आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोकते हुए उसने मेरा कंधा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ मुझे टच करने वाला था, मेरी आंखों में गोल्डन चमक आई। उसका सारा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने खुल गया। टारगेट जैंग जी कियांग, आइडेंटिटी एक नकली अमीर, बाहर से शेर अंदर से ढेर, करंट गियर वर्साचे शर्ट, एक नकली रिचर्ड मिल वॉच जिसमें सस्ती मशीन लगी है और ओरिजिनल बेल्ट। फाइनेंशियल स्टेटस ये था कि क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट खत्म हो चुकी है, उधार लेकर उधार चुका रहा है। चेनलू को फंसाने के लिए फरारी रेंट पर ली है, जिसका रेंट अभी तक नहीं दिया। ये सब पढ़कर मेरी स्माइल और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। उसके पास जाकर आवाज थोड़ी नीचे करते हुए मेरे शब्द निकले ताकि आसपास के लोग सुन सके। बड़े अफसोस की बात है, एक ओरिजिनल रिचर्ड मिल वॉच की लाइंस एकदम रैंडम होती हैं। तेरी वॉच का डिजाइन कुछ ज्यादा ही नीट और क्लीन है और ओरिजिनल वॉच में डेट का नंबर एकदम से आगे बढ़ता है। अभी 1:59 बज रहे हैं। रुको जरा, देखते हैं ठीक 2 बजे तेरी ये वॉच डेट आगे बढ़ा पाती है या नहीं। जैंग जी कियांग का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। ये वॉच सच में सस्ती खरीदी गई थी, सिर्फ चेल्लू जैसी गोल्ड डिगर को फंसाने के लिए। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक डिलीवरी बॉय एक ही नजर में इसकी पोल खोल देगा। तो बकवास कर रहा है, मेरी वॉच एकदम ओरिजिनल है, तुझे कुछ नहीं पता। डर के मारे उसने अपना हाथ छुपा लिया। घबराकर चेनलू को खींचते हुए वो हड़बड़ाया, लुलू इस पागल के मुंह मत लगो, चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें हरमीज का बैग दिलाता हूँ। ये बोलकर वो मॉल के अंदर भागने लगा। वैसे भी मुझे अंदर जाकर कुछ खरीदना ही था, चलो साथ चलते हैं। मैं भी बड़े आराम से अपने हाथ जेब में डालकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। ये एसकेपी मॉल है, अगर तू यहाँ से एक मोजे का जोड़ा भी खरीद लेना तो मैं यहीं खड़ा होकर उसे खा जाऊंगा। जैंग जी कियांग रुका और फुल मजाक उड़ाते हुए चिल्लाया, अपनी इस बात को याद रखना। घूमने वाले दरवाजे से होते हुए मेरी मॉल में एंट्री हुई। एसकेपी मॉल की ग्राउंड फ्लोर पर दुनिया के सबसे टॉप लग्जरी ब्रांड्स थे। ठंडी एसी की हवा और महंगे परफ्यूम्स की खुशबू आ रही थी। वेलकम टू पैटेक फिलिप, गेट पर खड़ी वेलकम गर्ल ने बो किया। पर जैसे ही उसकी नजरें जैंग जी कियांग और चेनलू पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी और उसकी स्माइल थोड़ी और चौड़ी हो गई। सर, मैम, स्वागत है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जैंग जी कियांग ने जानबूझकर जोर से आवाज लगाई, तुम्हारी दुकान की सबसे महंगी वॉच निकालो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दिलाना चाहता हूँ। आंखों ही आंखों में मुझे ताना मारते हुए उसके शब्द गूंजे, क्यों बे डिलीवरी बॉय, एसी की ठंडी हवा खाने अंदर आ ही गया? ध्यान से, कहीं गलती से किसी ग्लास काउंटर से टकरा गया ना तो खुद को बेचकर भी पैसे नहीं चुका पाएगा।
शोरूम के सारे सेल्स वालों ने तुरंत जैंग जी कियांग को घेर लिया और मैं बिल्कुल अकेला साइड में खड़ा था। सिर्फ एक नई इंटर्न लड़की जिसके सीने पर ट्रेनी का बैज लगा था, उसने हिचकिचाते हुए मुझे एक ग्लास पानी लाकर दिया। हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। उस लड़की की आंखें एकदम साफ थीं। उसने मेरे कपड़ों को देखकर मुझे जज नहीं किया। मैं यहाँ देखने नहीं आया। थोड़ा पानी पीकर मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। सुना सबने, वो देखने नहीं आया। मैंने पहले ही कहा था ये बस एसी की ठंडी हवा खाने अंदर घुसा है। सिक्योरिटी कहाँ है? ऐसे लोगों को अंदर घुसने ही क्यों दिया? चैन लू के जोरदार ताने गूंजने लगे। एक पुरानी और घमंडी सेल्स वुमेन मेरे पास आई और रुखी आवाज में उसकी झिड़की सुनाई दी। सर, अगर आपको कुछ खरीदना नहीं है तो प्लीज हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। वहाँ कोने में बैठने की जगह है। उस औरत को पूरी तरह इग्नोर करते हुए मेरा रुख उस नई इंटर्न लड़की की तरफ हुआ। एक हल्की सी मुस्कान के साथ शोरूम के ठीक बीच में रखी हुई स्काई मून और उसके बगल में रखी पूरी की पूरी नॉटलेस वॉचेस की ट्रे की तरफ मैंने इशारा कर दिया। ये स्काई मून और ये पूरी की पूरी ट्रे, मुझे ये सब चाहिए। पूरे शोरूम में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लुलू, तुमने सुना? जैंग जीजियांग पागलों की तरह हंसने लगा। इसने बोला इसे सब चाहिए। ये सब मिलाकर कम से कम 2 करोड़ से ऊपर होगा। सच बता, तू डिलीवरी करते करते पागल हो गया है ना? सर, कृपया मजाक मत कीजिए। ये पैटेक फिलिपे है, कोई सब्जी मंडी नहीं। अगर आपने आगे कोई भी बकवास की तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। उस सीनियर सेल्स वुमेन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसे लगा मैं वहां बस तमाशा करने आया था। सर, वो स्काई मून 6102P की कीमत 2.8 मिलियन है और उसके लिए वीआईपी वेटिंग लिस्ट में नाम होना जरूरी है, जिसका पहले बैकग्राउंड चेक होता है। वो नई इंटर्न लड़की भी बुरी तरह डर गई थी और हकलाते हुए मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। बैकग्राउंड चेक? मैंने अपनी उस सस्ती जीन्स की जेब में हाथ डाला और एक काले रंग का कार्ड बाहर निकालकर आराम से ग्लास काउंटर पर रख दिया। जाओ, स्वाइप करो। पासवर्ड 6 बार 8 है। अगर पेमेंट फेल हुई तो मैं इस पूरे ग्लास काउंटर को चबा जाऊंगा। मेरी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, पर उसमें एक ऐसा दबाव था जिससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। उस इंटर्न लड़की ने डर से कांपते हुए हाथों से वो कार्ड उठाया और मदद के लिए अपने स्टोर मैनेजर की तरफ देखा। स्टोर मैनेजर एक काफी दुनिया देखा हुआ आदमी था। वो पिछले कुछ देर से मुझे ही ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस काले कार्ड पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो लेजेंडरी सेंचुरियन इन्फिनिट ब्लैक गोल्ड कार्ड है। नहीं, इसका मटेरियल तो ब्लैक गोल्ड कार्ड से भी ज्यादा हाई क्लास लग रहा है। ये तो दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास होने वाला सुप्रीम ड्रैगन कार्ड है। मैनेजर की आवाज बुरी तरह कांप रही थी और डर के मारे उसकी आवाज फट भी गई थी। रुको, पीओएस मशीन इधर लाओ, मैं खुद अपने हाथों से स्वाइप करूंगा। बहुत बढ़िया एक्टिंग है, करते रहो नाटक। किसी सस्ते हेयर सैलून का वीआईपी कार्ड उठा लाया है और इनको बेवकूफ बना रहा है। जैंग जीजियांग अभी भी मजाक उड़ा रहा था। पेमेंट सक्सेसफुल हो गई और पीओएस मशीन से जो लंबी सी बिल की रसीद निकली वो इस वक्त किसी ऊपर वाले के फैसले की तरह लग रही थी। मैनेजर ने बिल पर प्रिंट हुए उन जीरो की लंबी लाइन को देखा तो उसका दिमाग चक्कर खा गया। उसके पैर कांपने लगे और वो बस मेरे आगे घुटनों पर गिरने ही वाला था। रिस्पेक्टेड सर, 28.5 मिलियन की पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। हम इन सारी वॉचेस को अभी आपके लिए पैक करवा देते हैं। सर, क्या आप चाहेंगे कि हम इनको आपके घर पे डिलीवर कर दें? मैनेजर ने अपने दोनों हाथों से वो ब्लैक कार्ड उठाया, पूरा झुककर बाव किया और एकदम अपनी औकात दिखाते हुए पूछा, कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस 2.8 मिलियन वाली स्काई मून वॉच को आराम से उठाया और अपनी कलाई पर पहन लिया। बाकी सबको किसी शॉपिंग बैग में भर दो, मैंने अपने हाथ में ही ले जाऊंगा। बैग में? मैनेजर का दिमाग ही हैंग हो गया। करोड़ों की वॉचेस और एक आम से शॉपिंग बैग में भरकर ले जानी है। जैंग जिंग कियांग और चेन लू की तो जैसे रूह ही निकल चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? लिन फैमिली तो बैंकरप्ट हो चुकी थी ना। मुझे तो घर से लात मारकर निकाल दिया गया था। अभी ठीक मेरे सामने मैंने बिना पल के झपकाए करोड़ों उड़ा दिए थे। जैंग जिंग कियांग को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर चप्पल से जोर का थप्पड़ मारा हो। उसका पूरा चेहरा आग की तरह जल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो अपने नकली जूतों का घमंड दिखा रहा था और मैंने पलटकर उसी वक्त करोड़ों की असली वॉचेस ऐसे खरीद ली थी जैसे सब्जी ले रहा हूं और उन्हें कचरे की तरह किसी प्लास्टिक बैग में भरकर ले जाने को कह रहा था। चैन लू तो आंखें फाड़े बस खड़ी थी। वो मेरी कलाई पर चमकती हुई उस शानदार स्काई मून वॉच को देख रही थी और अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी। उसका पूरा दिमाग पछतावे से जल रहा था। अगर उसने अभी मेरा मजाक ना उड़ाया होता। लिन चैन लू की आवाज कांप रही थी। उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल बनाई। उसने झटके से जैंग जिंग कियांग का हाथ छोड़ दिया और मेरी तरफ आई। तो तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे ना? सच्ची बताऊं तो मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुलाया था। ये जैंग जिंग कियांग तो बस मेरे पीछे पड़ा था। मैं तो इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने उसकी तरफ घूर कर भी नहीं देखा। मेरे मुंह से बस एक वर्ड निकला, हट। उसके बाद मैंने उन करोड़ों की वॉचेस से भरे शॉपिंग बैग को उठाया जैसे कोई कचरे की पन्नी उठा रहा हो। अभी यहाँ किसी ने मेरे मोजे खाने की बात की थी ना। मेरी नजरें उस जैंग जिंग कियांग पर गड़ गईं जिसका चेहरा डर के मारे मौत की तरह सफेद पड़ चुका था। जैंग जिंग कियांग फौरन एक कदम पीछे हटा और उसकी पीठ ग्लास काउंटर से जा टकराई। तू क्या करना चाहता है? मेरे पापा बहुत बड़े। मुझे तेरे पापा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पलटकर बाहर निकलने लगा। चलते चलते मैं उस घमंडी और एटीट्यूड दिखाने वाली सीनियर सेल्स वोमन के ठीक पास रुका।
मेरे रुकते ही उसकी रूह कांप उठी। ये बिल? मैंने उस नई इंटर्न लड़की की तरफ इशारा किया। इस पूरी सेल का कमीशन इस लड़की के खाते में डालना। और तू, मैं दोबारा जब भी इस शोरूम में आऊं मुझे तेरी ये शक्ल यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। मैनेजर फौरन इशारा समझ गया। बिल्कुल सर, इसको मैं अभी फायर कर रहा हूँ। मैनेजर फिर उस इंटर्न की तरफ मुड़ा। शाओलियू, जल्दी से सर को थैंक यू बोलो। आज की इस एक सेल के कमीशन से तू आराम से चैंग चैंग शहर में अपना एक नया फ्लैट खरीद सकी है। पचैक फिलिप के शोरूम से बाहर निकलकर मैंने अपने सिस्टम का डैशबोर्ड चेक किया। पता चला 28.5 मिलियन खर्च हो चुके हैं, 17.5 मिलियन बचे हैं और टाइम सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट बचा है। मैं सीधा बगल वाले अरमानी के फ्लैगशिप स्टोर में घुसा। इस फ्लोर पर जितने भी नए सीजन के कपड़े हैं मुझे सारे चाहिए। हर एक आइटम के 3 पीस निकालना। बगल में गुची के जो लिमिटेड एडिशन क्रोकोडाइल लेदर बैग्स हैं वो लेकर आओ। मैं उनमें अपने कपड़े भरूंगा। लमेयर के स्किन केयर का पूरा सेट, ऐसे 100 सेट पैक करो। मैं अपने डिलीवरी वाले भाइयों को दूंगा हाथ साफ करने के लिए। मैं एक के बाद एक हर लग्जरी स्टोर को पूरी तरह लूट रहा था। मैंने एक बार भी किसी चीज का प्राइस नहीं देखा। मेरे मुंह से सिर्फ 2 ही वर्ड्स निकल रहे थे, स्वाइप करो और पैक करो। मॉल का जनरल मैनेजर खुद अपने साथ 20 सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर मेरे पीछे चल रहा था, जिनका सिर्फ एक ही काम था, मेरे शॉपिंग बैग्स उठाना। जैंग जिची कैंग और चेन लियू 2 भूले हुए जोकर्स की तरह हैरान परेशान मेरे पीछे आ रहे थे। इसके पास इतना पैसा कहां से आया? चेन लियू के नेल्स गुस्से से उसकी हथेलियों में गड़ गए थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। पक्का किसी 2 नंबर का पैसा होगा। मैं अभी इसकी पुलिस में कंप्लेंट करता हूं। जैंग जिची कैंग दांत पीस रहा था। अचानक मॉल के स्पीकर पर अनाउंसमेंट्स गूंजने लगी। अटेंशन प्लीज डियर कस्टमर्स, आज एसकेपी मॉल आधे घंटे पहले बंद किया जा रहा है। हमारे एक बहुत ही वीआईपी गेस्ट ने टॉप फ्लोर पर बने स्काई गार्डन रेस्टोरेंट को पूरी तरह बुक कर लिया है और फेमस पियानो मास्टर मिस्टर लैंग लैंग को लाइव परफॉर्मेंस के लिए इन्वाइट किया गया है। पूरे मॉल में हल्ला मच गया। मैं सेकंड फ्लोर के एस्केलेटर के पास खड़ा था। मेरे होठों पर एक स्माइल थी। ये भी सिस्टम का दिया हुआ एक कंजम्पशन टास्क था। सिर्फ इस एक सर्विस फी में मैंने आराम से 5 मिलियन उड़ा दिए थे। मैंने सिस्टम के डैशबोर्ड पर देखा। टास्क पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था। करंट स्पेंट अमाउंट 100.5 मिलियन। सिस्टम ने बताया कि फर्स्ट स्प्लर्ज अचीवमेंट अनलॉक हो चुका है। रिवॉर्ड में मुझे 10 टाइम्स कैशबैक मिला और 1 बिलियन मेरे अकाउंट में जमा हो गए। साथ ही एसकेपी मॉल के 51% शेयर्स की ओनरशिप पेपर्स ऑफिशियली वैलिड हो चुके थे। मेरी अट्रैक्शन और फिटनेस दोनों बढ़ चुकी थी। मैं 1 सेकंड के लिए वहीं रुक गया। एसकेपी अब मेरा हो चुका था। मॉल के जनरल मैनेजर को जैसे ही फोन आया, उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वो भागता हुआ ठीक मेरे सामने आया और मेरे आगे घुटनों पर बैठ गया। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप खुद यहाँ आए हैं। मैं एसकेपी का जनरल मैनेजर वैंग दाहाई हूँ। सर, आपने ऑफिशियली हमारी कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लिए हैं। अब से यहाँ वही होगा जो आप कहेंगे। उसके इस तरह घुटनों पर बैठने से आसपास के सभी लोग शौक से पगला गए। जैंग जी कैंग तो डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने घुटनों पर बैठे वांग दाहाई को देखा और हल्के से सिर हिलाया। उठो, अगर मैं सच में यहाँ का बॉस हूँ तो मैं अपना पहला ऑर्डर देता हूँ। मैंने अपनी उंगली ठीक थोड़ी दूर बैठे जैंग जी कैंग और चेन लू की तरफ पॉइंट की। ये दोनों मेरी शॉपिंग का मूड खराब कर रहे हैं। इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो और आज के बाद एसकेपी ब्रांड के अंदर आने वाले किसी भी मॉल में इन दोनों की एंट्री बैन है। और हाँ, उस आदमी के हाथ में जो वो नकली वॉच है वो मुझे चुभ रही है। उतरवाओ उसे। वांग दाहाई तुरंत खड़ा हुआ। सिक्योरिटी, पकड़ो इन दोनों को। 20 सिक्योरिटी गार्ड्स भेड़ियों की तरह उन दोनों पर टूट पड़े। नहीं लिनचेन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सके। मैं तुम्हारी लूलू हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। चेन लू चीखती चिल्लाती रही जब गार्ड्स उसे उठाकर बाहर खींच रहे थे। छोड़ दो मुझे, मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जैंग जी कैंग अभी भी चिल्ला रहा था। अगले ही सेकंड उसको जमीन पर पटक दिया गया। उसके हाथ से नकली वॉच जबरदस्ती निकलवाई गई और एक गार्ड ने अपने जूतों से उस वॉच को कुचल दिया। उन दोनों की चीखने की आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं। मैं एस्केलेटर के सबसे टॉप पर खड़ा था और नीचे अपने इस एम्पायर को देख रहा था। मेरा फोन रिंग हुआ। एक अनजान नंबर था। हेलो, क्या मेरी बात लिन चेन से हो रही है? मैं सू वांकिंग बोल रही हूँ। फोन के दूसरी तरफ से एक हंडी पर थकी हुई आवाज आई। मुझे अभी पता चला कि आपने एसकेपी मॉल खरीद लिया है। मैं इस वक्त एसकेपी के ठीक नीचे एक कॉफी शॉप में बैठी हूँ। हमारी कंपनी के कुछ रिलेशंस हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी। क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? सू वांकिंग। मेरी भौएं ऊपर उठी। तो ये पूरे टाइम यहीं थी? हाँ जरूर, मुझे भूख भी लग रही है पर मुझे कॉफी पीने का शौक नहीं है। मेरा मन माला टांग खाने का कर रहा है। तो सू मैडम, क्या आप चलेंगी मेरे साथ? फोन पर 3 सेकंड का सन्नाटा छा गया। ठीक है, अगर आप मिलने को तैयार हैं तो आप जो खिलाएंगे मैं खा लूंगी। मैंने फोन काट दिया और मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। लगता है आगे का खेल और मजेदार होने वाला है। जियांगशेंग शहर की रात एकदम काली थी। पुराने शहर की होंगसिंग स्ट्रीट का शोर उस अंधेरे को चीर रहा था। एक वीआईपी नंबर वाली रोल्स रॉयस फैंटम वहां आकर रुकी, जैसे कोई राजा किसी गरीब बस्ती में घूमने आ गया हो। उसने आराम से कचरे वाले रास्ते को क्रॉस किया और एक माला टांग की दुकान के सामने आकर खड़ी हो गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और सू वांकिंग बाहर आई। मैं सड़क किनारे एक सस्ती सी लाल रंग की प्लास्टिक कुर्सी पर बैठा था। मेरे हाथ में यूज एंड थ्रो वाली चॉपस्टिक्स थीं जिन्हें मैं अलग कर रहा था। मेरे ठीक बगल में एसकेपी मॉल से खरीदे हुए महंगे शॉपिंग बैग्स कचरे की तरह जमीन पर पड़े थे। क्यों सू मैडम, जगह थोड़ी गंदी लग रही है क्या? मैंने अपने
सामने रखी कुर्सी को फूंक मारकर थोड़ा साफ किया। बैठ जाओ, यहाँ के बीफ मीटबॉल्स पूरे जियांगशैंग में सबसे फेमस है। सू वॉन्किंग ने गहरी सांस ली, अपनी ड्रेस को नजाकत से पकड़ा और ठीक मेरे सामने बैठ गई। उसकी पीठ एकदम सीधी थी। मिस्टर लिन, आप सच में बहुत अजीब इंसान हैं। सू वॉन्किंग मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे पढ़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे तो लगा था कि एसकेपी मॉल खरीदने वाला आदमी खाना खाने के लिए किसी 5 स्टार जगह की डिमांड करेगा। पैसा इसलिए होता है ताकि इंसान फ्री रह सके, इसलिए नहीं कि पैसा उसे अपना गुलाम बना ले। मैंने मेन्यू कार्ड उसकी तरफ सरका दिया। लो ऑर्डर करो सू मैडम, याद है ना, आज बिल तुम दोगी। सस्ता देखकर ऑर्डर करने में शर्म मत करना। सू वॉन्किंग ने उस मेन्यू कार्ड को देखा जिस पर 2 रुपए और 1 रुपया लिखा था। उसको अजीब लग रहा था। उसने मेरी पूरी डिटेल निकलवाई थी। उसकी रिपोर्ट बता रही थी कि ठीक 20 घंटे पहले यही लड़का बारिश में भीगकर 2 रुपए के लिए डिलीवरी कर रहा था और अब ये ठीक सामने बैठा है और इसका ऑरा इतना गहरा है कि वो तक इसको समझ नहीं पा रही थी। आप अपने हिसाब से कुछ भी ऑर्डर कर दीजिए। सू वॉन्किंग ने मेन्यू वापस रख दिया और सीधा मेरी आंखों में देखकर बोली, मिस्टर लिन, अब हम काम की बात करते हैं। पहला, जो आपने डुओ की जान बचाई, और दूसरा, आपने जो अभी एसकेपी मॉल को टेक ओवर किया है। मैंने अपने होठों पर एक उंगली रखी। खाते वक्त बिजनेस की बातें नहीं करते। आंटी, 2 बड़ी बोल लाना, थोड़ा तीखा और विनेगर दबा के डालना। आई बेटा, वाह शियाओ चैन, आज तो तू अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाया है। बड़ी सुंदर बच्ची है। फैट आंटी 2 बड़े बड़े बोल पकड़े हुए आई। बच्ची थोड़ी दुबली लग रही है, इसको दबा के खिलाओ। आज का खाना मेरी तरफ से। सू वॉन्किंग का चेहरा कान तक लाल हो गया। उसने जल्दी से हाथ हिलाकर मना किया, नहीं नहीं, मैं तो इसकी, ये मेरी उधार मांगने वाली बैंक मैनेजर है। मैंने हंसते हुए आधी बात पूरी कर दी और उसके बोल में थोड़ा और विनेगर डाल दिया। खाकर देखो, इस दुकान के तीखे खाने की असली जान इस विनेगर में ही है। मेरे इस मजाक से सू वॉन्किंग की बिजनेस वाली टेंशन आधी वहीं खत्म हो गई। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ चॉपस्टिक से कैबेज का पता उठाया और अपने मुंह में रखा। तीखा, गरम और खट्टा, इन सारे टेस्ट्स ने उसे इतनी जोर से झटका दिया कि उसको बुरी तरह खांसी आ गई और आंखों से पानी निकल आया। आराम से खाओ, कोई पीछे नहीं भाग रहा तुम्हारे। मैंने उसे टिश्यू पेपर निकाल कर दिया। सू वॉन्किंग ने टिश्यू पेपर लिया और जल्दी से अपने होठ साफ किए। उस एक पल के लिए उसके ऊपर जो एक स्ट्रिक्ट और ठंडी सीईओ का कवच था वो टूट गया और उसके अंदर की आम औरत बाहर आ गई। लिन चैन, सू वॉन्किंग ने अचानक आवाज नीचे करके मुझे बुलाया। थैंक यू, सिर्फ डुओ की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि एसकेपी मॉल के लिए। असली बात यह है कि एसकेपी मॉल पिछले काफी टाइम से हमारी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रोके बैठा था। अगर तुम आज एसकेपी को अपने अंडर ना लेते तो शायद सू ग्रुप का अगले महीने होने वाला प्रोडक्ट लॉन्च फेल हो जाता। मैं मजे से बीफ मीट बॉल्स चबा रहा था और उसी वक्त मैंने अपनी गोल्डन आईज को ऑन कर दिया। मेरी नजर सू वैंकिंग के चेहरे के आर पार हो गई और उसके सिर के ठीक ऊपर लाल रंग में डिटेल्स आने लगी। टारगेट सू वैंकिंग, आइडेंटिटी सू ग्रुप की प्रेसिडेंट, करंट स्टेटस एक्सट्रीम डिप्रेशन और आखिरी सांस पर अटकी हुई। कोर क्राइसिस, पहला, पैसों की भयंकर कमी, राइवल कंपनी टियनचंग कैपिटल ने ट्रैप बिछाया है जिससे 800 मिलियन का कर्जा है। दूसरा, कंपनी के अंदर गद्दार हेड डिजाइनर ली हाउ को खरीद लिया गया है और कल वो सारे सीक्रेट ली करने वाला है। तीसरा, फैमिली के बोर्ड मेंबर्स के साथ बेटिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। अगर इस क्वार्टर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसे सीईओ की कुर्सी से उतारकर टियनचंग कैपिटल के बेटे से शादी करवा दी जाएगी। टाइम लेफ्ट 12 घंटे। मेरी चबाने की स्पीड अचानक रुक गई। बहुत बुरी हालत है। ये कहां से सीईओ लग रही है? इसकी हालत तो ऐसी है जिसे सब नोच खाना चाहते हैं। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और उसे आधी स्माइल के साथ देखा। सू मैडम, बुरा मत मानना, पर जहां तक मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी टेंशन एसकेपी मॉल का इवेंट नहीं है। मुझे लगता है आपकी कंपनी के अकाउंट में इस वक्त इतने पैसे भी नहीं है कि आप एडवांस रेंट भी चुका सकें। सू वैंकिंग के हाथ में पकड़ी हुई चॉपस्टिक्स बुरी तरह कांप उठी। एक मीट बॉल वापस उसके बोल में गिरा जिससे लाल पानी उछलकर उसके हाथ पर गिरा, पर उसे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। उसकी आंखें फट चुकी थीं और वो मुझे घूर रही थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं कोई बिजनेस स्पाई नहीं हूँ। तुम्हारी कंपनी की हालत एकदम टॉप सीक्रेट है। ये सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे फाइनेंस डायरेक्टर को पता है। यहाँ तक कि तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट को भी इसकी भनक नहीं है। पर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा जान बचाने वाला दोस्त हूँ। मैंने एक टिश्यू पेपर उठाया और बड़े आराम से उसका हाथ पकड़कर उसके पैरों पर गिरी वो तेल की बूंदें साफ करने लगा। उसकी उंगलियां थोड़ी गर्म थी और जैसे ही मेरा हाथ उसकी ठंडी स्किन से टकराया, सू वैंकिंग को एक झटका सा लगा, पर उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। मुझे सिर्फ ये नहीं पता कि तुम्हारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। मेरी नजर अचानक एकदम तीखी हो गई। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि तुम्हारे अपने ही लोग गद्दार निकल गए हैं। ये सुनते ही सू वैंकिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ठीक उसी वक्त उसका फोन पागलों की तरह बजने लगा। स्क्रीन पर डिजाइन डायरेक्टर ली हाउ का नाम चमक रहा था। मैंने उसे इशारा किया कि वो बात कर सकती है। उसने फोन उठाया। हाँ ली डायरेक्टर, कल के बिडिंग पेपर्स तैयार है ना? फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही परेशान और नकली रोने वाली आवाज आई। सू मैडम, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमारे सर्वर्स पर अभी अभी हैकर्स ने अटैक कर दिया है। ओएसएस प्रोजेक्ट के सारे ओरिजिनल डिजाइन और सारा डेटा पूरी तरह खत्म हो चुका है। बैकअप हार्ड ड्राइव भी खराब हो गई है। क्या? सू वैंकिंग झटके से खड़ी हो गई, इतनी तेजी में कि पीछे रखी वो सस्ती प्लास्टिक की कुर्सी ही पलट गई। ये कैसे हो सकता है?
हमारा फायरवॉल तो दुनिया का सबसे टॉप लेवल का है और बैकअप ड्राइव तो तुम्हारे लॉकर में थी, वो कैसे खराब हो सकती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। कल सुबह 9 बजे बिडिंग है और अब नए सिरे से काम करना नामुमकिन है। टियानशन कैपिटल वालों ने शायद पहले से ही अपना प्लान तैयार रखा है। हम अब पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। सू वैंकिंग के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। वो एकदम टूट चुकी थी। वो वापस बैठने की कोशिश करने लगी पर कुर्सी पहले ही पलट चुकी थी। जैसे ही वो उस गंदी जमीन पर गिरने वाली थी, मैंने एक हाथ से उसे थाम लिया और दूसरे हाथ से बड़े आराम से उसका फोन उठाया। मैंने फोन काटने के बजाय उस गद्दार ली हाउ से कहा, एक्टिंग बहुत बढ़िया थी तेरी, ऑस्कर मिलना चाहिए तुझे। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। तू कौन है? मैम कहाँ है? मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है, मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। जरूरी ये है कि ली हाउ, तू अभी से ये दुआ करना शुरू कर दे कि टियानशिंग कैपिटल वालों ने जो तुझे 20 मिलियन रुपए दिए हैं उससे तू अपने लिए एक अच्छी सी व्हीलचेयर खरीद सके। मैंने फोन कट किया और टेबल पर पटक दिया। सू वैंकिंग मेरे सीने से लगी कांप रही थी। उसकी आंखें एकदम खाली थी। सब खत्म हो गया। वो हमारा आखिरी मौका था। बिना डिजाइन के कल हम पर केस हो जाएगा और मुझे 300 मिलियन का हर्जाना भरना पड़ेगा। सू फैमिली वाले मुझे कच्चा चबा जाएंगे। इस वक्त वो कोई बड़ी सीईओ नहीं लग रही थी, बस एक एकदम लाचार और अकेली औरत थी। इतना क्यों डर रही हो? मेरी आवाज उस भीड़ भाड़ वाली मार्केट में एकदम साफ और मजबूत गूंजी। मैंने उसे सीधा खड़ा किया और उसके कंधे पकड़कर बोला, डिजाइन खत्म हुआ है तो दोबारा बन जाएगा, पैसा गया है तो दोबारा कमा लेंगे। जब तक इंसान जिंदा है खेल खत्म नहीं होता। दोबारा? पर अब टाइम कहाँ है? सू वैंकिंग की आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। उस डिजाइन पर 30 डिजाइनर्स ने 3 महीने तक दिन रात मेहनत की थी। किसने कहा टाइम नहीं है? मैंने अपने शॉपिंग बैग्स उठाए और मेरी आंखों में एक शैतानी चमक आई। चलो। कहाँ? वो एकदम ब्लैंक थी। तुम्हारी कंपनी। मेरे होंठों पर एक एरोगेंट वाली स्माइल आई। अगर उस ली हाउ ने कहा है कि डेटा खत्म हो गया है तो मैं आज उसे दिखाऊंगा कि असली चमत्कार किसे कहते हैं। और हाँ, आज रात हम गद्दारों को ढूंढने का खेल भी खेलेंगे। आधे घंटे बाद हम सू ग्रुप के ऑफिस पहुंच गए। पूरी बिल्डिंग में लाइट्स जली हुई थी और डिजाइन डिपार्टमेंट में भयंकर हल्ला मचा हुआ था। डिजाइनर्स पागलों की तरह अपने कंप्यूटर की ब्लैक स्क्रीन्स को देखकर रो रहे थे। ली हाउ डिपार्टमेंट के बीच में खड़ा होकर झूठ मूठ के टेक्निकल टीम को ऑर्डर्स दे रहा था, पर उसकी नजरें बार बार वॉच पर जा रही थी और उसके चेहरे पर एक जीतने वाली स्माइल छिपी थी। जैसे ही हम अंदर घुसे, सब चिल्लाने लगे कि सू मैडम आ गई हैं। ली हाउ ने तुरंत अपना रोने वाला चेहरा बनाया और आगे बढ़ा। सू मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत कोशिश की। पर उसने जैसा सोचा था, सू वैंकिंग वैसी टूटी चुकी सीईओ नहीं थी। वो एकदम टशन में अंदर आई। भले ही उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, पर उसका ऑरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। और उसके ठीक बगल में मैं खड़ा था, एक हाथ में अरबों की शॉपिंग के बैग्स और दूसरे में आधा खाया हुआ मालाटांग का डब्बा। ये कौन है? ली हाउ मुझे देखकर चौंक गया। मैं डिलीवरी बॉय हूँ। मैंने वो मालाटांग का डब्बा टेबल पर पटका और सीधा उसके पास गया। मेरी नजरें उसके अंदर तक झांक रही थी, जिससे उसकी हालत खराब होने लगी। सू मैम, इस वक्त आप बाहर वाले को अंदर क्यों लाई हैं? मैं उसके सामने खड़ा हुआ और हंसने लगा। लीड डायरेक्टर, तेरी एक्टिंग सच में थोड़ी ज्यादा ओवर हो रही है। मैंने उन बंद कंप्यूटर्स की तरफ इशारा किया। तू कह रहा है कि हैकर्स ने अटैक किया और सारा डेटा उड़ गया? हाँ, और टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है। ली हाउ ने किसी तरह अपनी आवाज संभाली। अच्छा। मैं सीधा मेन सर्वर कंप्यूटर के पास गया और मेरे हाथ बिजली की स्पीड से कीबोर्ड पर चलने लगे। मैंने सिस्टम की गॉड लेवल हैकिंग स्किल एक्टिवेट की और लोकल नेटवर्क में घुस गया। स्क्रीन पर जो कोड चल रहा था वो इतना तेज था कि वहां खड़े टेक्निकल हेड का दिमाग चक्कर खा गया। ये क्या स्पीड है? ये तो रिवर्स ट्रेसिंग प्रोग्राम लिख रहा है। 1 मिनट भी नहीं लगा और मैंने एंटर बटन दबा दिया। जो स्क्रीन काली थी वो अचानक चमक उठी, पर वहां डिजाइन नहीं बल्कि एक चैट मैसेज खुल गया। बॉस, काम हो गया है, डेटा डिलीट कर दिया है और सू बैंकिंग अब पूरी तरह बर्बाद है। पूरे ऑफिस में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सारे डिजाइनर्स की नजरें किसी तलवार की तरह ली हाउ पर जा टिकी। उसका चेहरा कलेजी जैसा काला पड़ गया और वो थर थर कांपने लगा। ये सब झूठ है। ये डिलीवरी बॉय मुझे फंसा रहा है। सू बैंकिंग का दिल दुख रहा था, पर उसने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाकर उसे धक्के मारकर बाहर निकलवाया और पुलिस को कॉल कर दिया। जिन सिक्योरिटी गार्ड्स के सब्र का बांध कब का टूट चुका था, वो भागते हुए आगे आए और उन्होंने सीधा ली हाउ को जमीन पर पटककर दबा लिया। सू वॉन्किंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मेरी डिजाइन टीम के बिना कल तू वैसे भी खत्म है। मैं भी देखता हूं तू इस गेम को कैसे पलटती है। जब ली हाउ को घसीट कर बाहर ले जाया जा रहा था, तब भी वो किसी पागल की तरह हंस रहा था। सच में इस गद्दार को पकड़कर दिल को ठंडक तो मिली थी, पर डिजाइन तो सच में खत्म हो चुके थे। ऑफिस के अंदर वापस एक मायूसी भरी शांति छा गई। वो टेक्निकल हेड की डरी हुई आवाज गूंजी, भाई, जब आपने कैमरास रिकवर कर लिए तो क्या डिजाइन भी वापस आ सकते हैं? नाम इस सिर हिलाते हुए मेरे होठों से निकला, उसने फिजिकल हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय किया है, वो वापस नहीं आएगा। सबका दिल एकदम गड्ढे में गिर गया। पर फिर मीटिंग टेबल की मेन कुर्सी पर आराम से बैठकर मैंने अपना बचा हुआ मालातांग का डब्बा खोला। बड़ी बेफिक्री से मेरे शब्द गूंजे, वो कचरा डिजाइन्स अगर बर्बाद हो गए तो अच्छा ही हुआ। उन चीजों को लेकर बिडिंग में जाना बस अपनी बेइज्जती करवाना होता। आप क्या बोल रहे हैं? डिजाइन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट का गुस्सा भड़क उठा। वो हमारी 3 महीने की मेहनत थी। उन गुस्से से भरे लोगों को नजरअंदाज करते हुए मेरी निगाहें सू वॉन्किंग पर जाकर टिक गईं। कोई ड्राइंग पेन और पेपर है? 1 सेकंड के ठहराव के बाद बिना सोचे उसने अपना टैबलेट और टच पेन आगे बढ़ा दिया। तुम क्या करने वाले हो? पेन को उंगलियों के बीच बड़ी सफाई से घुमाते ही ठीक उसी वक्त
दिमाग में सिस्टम की दुकान वापस खुल गई। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया कि मुझे एक गॉड लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सामान खरीदने का ऑप्शन चमका। फ्यूचर के टॉप एडवर्टाइजिंग और क्रिएटिव डिजाइन्स 2035 एडिशन, कीमत 10 मिलियन। क्या खरीदना चाहते हैं? मैंने हाँ सिलेक्ट किया। अचानक आंखों में ऐसे रंग, लाइंस और स्ट्रक्चर्स भर गए जो इस जमाने से बहुत आगे की थे। वो फ्यूचर से आने वाला एक भयंकर विजुअल शॉक था। सिर झुकाकर पेन को स्क्रीन पर टिका दिया गया। क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि वो तुम्हारी असली मेहनत थी, तो आज रात मैं तुम सबको सिखाऊंगा कि असली आर्ट किसे कहते हैं। अगले 1 घंटे में सुग्रू के डिजाइन डिपार्टमेंट में खड़े हर एक इंसान का दिमाग और उनकी सोच पूरी तरह हिल चुकी थी। वो आदमी जिसे वो लोग एक डिलीवरी बॉय समझ रहे थे, वो किसी जिंदा 3D प्रिंटर की तरह काम कर रहा था। मेरे हाथ इतनी तेज चल रहे थे कि सिर्फ परछाई दिख रही थी। एक के बाद एक एकदम परफेक्ट और दिमाग हिला देने वाले कॉन्सेप्ट डिजाइन्स स्क्रीन पर बन रहे थे। उनकी लाइटिंग, उनका 3D एंगल, उनके रंग, ये सब कुछ आज के डिजाइन रूल्स को पूरी तरह तोड़ रहा था, पर फिर भी इतना खूबसूरत था कि सांस अटक जाए। ये साइबर पंक और फ्यूचर फैशन का एकदम परफेक्ट मिक्स है। ये लाइटिंग का ढंग, बाप रे भगवान, ये किसी भगवान का काम है। जो असिस्टेंट थोड़ी देर पहले मुझ पर भड़क रहा था, वो अब मेरे बगल में घुटनों पर बैठकर मुझे पानी पिला रहा था। सबसे आखिरी और मेन पोस्टर पूरा होते ही पेन छोड़कर मैंने अपनी कलाई दबाई। स्क्रीन पर एक पोस्टर था जिसका नाम था पुनर्जन्म, रीबर्थ। ड्राइंग में टूटे फूटे कचरे के ढेर के ऊपर एक मैकेनिक गुलाब भयंकर बारिश में खिल रहा था। उसका मतलब और उसकी फीलिंग एकदम मेरी जिंदगी जैसी थी, और वो उस हारी हुई सू वॉन्किंग की हालत जैसी भी थी। सू वॉन्किंग उस ड्राइंग को देखती रही और उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू गिरने लगे। लिन चैन पलटकर उसकी नजरें उस आदमी पर पड़ी जो सिर झुकाकर अपना ठंडा हो चुका मालातांग खा रहा था। इस वक्त उसके दिल के अंदर की सारी रुकावट पूरी तरह टूट चुकी थी। अभी से इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। एक मीट बॉल निगलते हुए मैंने सिर उठाया। आंखों में एक शिकारी जैसा खतरनाक जज्बा था। मेरा पेट भर गया है, अब जाल खींचने का वक्त आ गया है। कल सुबह की बिडिंग में मैं उस टाइंगशैंग कैपिटल की ऐसी हालत करूंगा कि उन्होंने जो भी खाया है वो सब ब्याज के साथ उनके मुंह से बाहर निकलवाऊंगा। कुर्सी छोड़कर मेरे कदम बड़ी खिड़की के पास गए, जहां से पूरे जियांगचेंग शहर की रात दिख रही थी। सू मैडम, क्या तुम मेरे साथ एक बड़ा खेल खेलने की हिम्मत रखती हो? सू वॉन्किंग मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। हम दोनों एक साथ खड़े थे। उसकी आंखों में अब कोई डर या कंफ्यूजन नहीं था, बस एक पक्की उम्मीद की चमक थी। क्यों नहीं, अगर हार भी गए तो मैं तुम्हारे साथ डिलीवरी करने चलूंगी। मेरी हंसी छूट गई। डिलीवरी करना? वो तो नहीं हो पाएगा। अपना सिर उसकी तरफ घुमाकर उसके कान के बिल्कुल पास जाकर हल्की आवाज में मेरे लफ्ज गूंजे, क्योंकि मेरी गाड़ी की आगे वाली सीट पर सिर्फ बॉस की पत्नी ही बैठ सकती है। जियांगचेंग इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर। सुबह की धूप उसके बड़े से ग्लास वाले गोल छत पर पड़ रही थी और एक एकदम ठंडी और कड़क रोशनी फैल रही थी। आज जियांगचेंग के नए इलाके का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फ्यूचर सिटी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की आखिरी बिडिंग थी। ये अरबों रुपए का एक बहुत बड़ा और कीमती प्रोजेक्ट था। इस पर डिपेंड करता था कि अगले 10 साल तक जियांगचेंग का बिजनेस किंग कौन बनेगा। पार्किंग लॉट में करोड़ों की महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी। एक एकदम भड़कीली नियॉन ग्रीन लैम्बोर्गिनी जोर से इंजन की आवाज करते हुए वहां आई और किसी दादा की तरह वीआईपी पार्किंग में घुस गई। यहां तक कि उसने लाइन भी क्रॉस कर दी थी। गाड़ी का दरवाजा ऊपर की तरफ खुला और एक सफेद सूट पहना हुआ, जिसके बालों में चमकता हुआ तेल लगा था, एक जवान लड़का बाहर निकला। ये झाओ यूतियान था, तियानशेंग कैपिटल का वारिस, और यही वो असली शैतान था जिसने सू ग्रुप को पूरी तरह खत्म करने का जाल बिछाया था। उसके ठीक पीछे चेहरे पर कुत्ते जैसी चमचागिरी वाली स्माइल लिए ली हाओ चल रहा था। ये सू ग्रुप का वही पुराना डिजाइन डायरेक्टर था जिसे कल रात ही जेल से बेल मिली थी। झाओ बॉस, आप बेफिक्र रहिए, सू वॉन्किंग अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ली हाओ की आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और उसके चेहरे की सूजन अभी उतरी नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। मैंने अपने हाथों से वो सारा डेटा डिलीट किया था और हार्ड ड्राइव को भी मशीन से पूरी तरह तोड़ दिया है। जब तक भगवान खुद जमीन पर आकर उसकी मदद ना करे, आज वो यहाँ सिर्फ एक खाली पेपर लेकर अपनी बेइज्जती करवाने आएगी। झाओ युतियान ने अपनी टाई ठीक की और उसके होठों पर एक बहुत ही घटिया और शैतानी स्माइल आई। बहुत बढ़िया काम किया। एक बार सू फैमिली बैंकरप्ट हो जाए, उसके बाद वो घमंडी सू वॉन्किंग मेरे ही इशारों पर नाचेगी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक काली ऑडी A6 आराम से वहां आकर रुकी। ये सू वॉन्किंग की गाड़ी थी। आसपास खड़ी उन महंगी और तेज सुपरकार्स के आगे ये गाड़ी बहुत ही आम और नॉर्मल लग रही थी, बल्कि सच कहूं तो थोड़ी सस्ती लग रही थी। झाओ युतियान ने सीटी मारी और लीहाओ के साथ चौड़ में आकर गाड़ी के दरवाजे के सामने रास्ता रोकर खड़ा हो गया। ओहो, तो ये है हमारी खूबसूरत सू वैनकिंग मैडम। गाड़ी का दरवाजा खुला और सू वैनकिंग बाहर आई। रात भर के टेंशन और फिर एक नए आत्मविश्वास के बाद आज उसकी हालत एकदम बेहतरीन लग रही थी। उसने एक बहुत ही शार्प और फिटिंग वाला डार्क ब्लू बिजनेस सूट पहना था, जो उसकी लंबी और परफेक्ट फिगर को और भी शानदार दिखा रहा था। उसकी खूबसूरत आंख में कल वाली घबराहट पूरी तरह गायब थी। उसकी जगह एक ऐसी गहरी शांत और टशन था जैसे कोई हिला नहीं
सका था। और उसके पीछे ड्राइविंग सीट से एक जवान लड़का बाहर निकला। ये लिन चेन था। उसने आज सू वैन किंग को मैच करने के लिए स्पेशली एक डार्क ग्रे कलर का बिजनेस कैजुअल सूट पहना था। कोई टाई नहीं लगाई थी और फिर भी उसके अंदर से एक ऐसी हाई क्लास और बॉसी वाइब आ रही थी जो एकदम नेचुरल लग रही थी। उसके हाथ में एक सिल्वर रंग का मेटल ब्रीफकेस था जिसमें वो दिमाग हिला देने वाला मास्टरपीस डिजाइन रखा था। जाओ मास्टर, अड़े कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, सू वैन किंग ने एकदम ठंडी आवाज में कहा। उसने जाओ युतियान की तरफ एक नजर घूर कर भी नहीं देखा। जाओ युतियान की बोलती बंद हो गई और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। सू वैन किंग, मौत सामने खड़ी है और तेरी जबान अभी भी इतनी लंबी है। सुना है कल रात तुम्हारा डिजाइन डिपार्टमेंट रो रो कर पागल हो गया था, तुम्हारे सर्वर्स तक जल गए। तो क्या आज यहाँ इसलिए आई हो ताकि डायरेक्ट हार मान सको और फिर मेरे पैर में गिरकर भीख मांगो कि मैं तुम्हारी कंपनी खरीद लूं? उसने अपनी भूखी और गंदी नजर से सू वैन किंग की बॉडी को घूरा और आवाज नीचे करके बोला, वैसे अगर तुम आज रात मेरे कमरे में आ जाओ तो मैं कंपनी खरीदने का रेट 10% बढ़ा दूंगा। सू वैन किंग की आंख एकदम बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उससे पहले कि वो कुछ बोलती, अचानक एक हाथ आगे आया और जाओ युतियान के चेहरे के सामने ऐसे हिला जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो। ओए वहां खड़े हुए इंसान, अपने मुंह की बदबू थोड़ी कंट्रोल कर, मेरी मालकन को इससे प्रॉब्लम हो रही है। लिन चेन सू वैन किंग के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसका एक हाथ जेब में था और उसकी आंख में एक मजाकिया टशन था। तू कौन है बे? जाओ युतियान गुस्से से पागल हो गया। उसने लिन चेन की नाक पर उंगली दिखाई। तेरी औकात है यहाँ बोलने की? एक मामूली सा ड्राइवर। ली हाउ ने तुरंत बगल से आग लगाई। जाओ बॉस, ये वही कल रात वाला डिलीवरी बॉय है। इसी के मनहूस जुबान के वजह से हमारा काम बिगड़ गया था। ओ डिलीवरी बॉय। जाओ युतियान जोर से हंसने लगा। वो हंस हंस कर आगे पीछे झूल रहा था। सू वैन किंग, तू पागल हो गई है क्या? 1 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की बिडिंग में तू एक डिलीवरी बॉय को ले आई है? क्यों? क्या तू जजेस को माला टांग खिलाकर रिश्वत देने आई है? आसपास से गुजर रहे दूसरी कंपनीज के लोग भी ये सुनकर दबे मुंह हंसने लगे। लिन चैन को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने अपनी गोल्डन आइज ऑन की। टारगेट जाओ युतियान, स्टेटस एक्सट्रीम ओवर कॉन्फिडेंट, किडनी वीक, आइटम्स विद हिम, बिडिंग की बेस प्राइस वाली फाइल जो अंदर की जेब में छिपी है और एक नीली दवाई की बोतल की इन्फॉर्मेशन। इसने जजेस के पैनल को खरीद लिया है। मेन जज प्रोफेसर जैंग बिक चुका है। उनका सीक्रेट कोड है बॉडी एक्सचेंज। पैसे ट्रांसफर करने की सारी डिटेल इसके एनक्रिप्टेड फोन में सेव है। लिन चैन के होठ पर एक हल्की सी मुस्कान आई। जजेस को खरीदना, मजा आएगा। जाओ मास्टर हो ना तुम। लिन चैन ने कदम आगे बढ़ा। वो जाओ युतियान के कान के बिल्कुल पास गया और इतनी आवाज में बोला जो सिर्फ उन दोनों को सुनाई दे। कल रात जो मर्दानगी बढ़ाने वाली दवाई खाई थी वो शायद एक्सपायर हो चुकी थी ना। तेरा माथा पूरा काला पड़ रहा है। मुझे लग रहा है आज तेरा भयंकर खून बहने वाला है। और सुन, प्रोफेसर जैंग जैसे बूढ़े प्रोफेसर की भूख बहुत बड़ी होती है। तूने जो उसे थोड़ी सी रिश्वत दी है, ध्यान रखना उससे उस भेड़िए का पेट नहीं भरेगा। जाओ युतियान की स्माइल उसके चेहरे पर ही जम गई। उसकी आंख डर से फट गई। इस लड़के को दवाई के बारे में कैसे पता चला? और सबसे बड़ी बात, इसको प्रोफेसर जैंग के बारे में कैसे पता? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लिन चैन ने सू वैन किंग का हाथ पकड़ा और जाओ युतियान को एक कचरे के ढेर की तरह साइड से क्रॉस करते हुए सीधा लिफ्ट की तरफ निकल गया। लिन चैन, तुमने उससे ऐसी क्या बात कह दी? उसका चेहरा इतना उतर क्यों गया? लिफ्ट के अंदर? सू वॉन्किंग ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, बस उसकी किस्मत का हाल बताया था। लिन चैन ने एक राज भरी स्माइल दी। तुम्हें अंदर बस अपना पीपीटी प्रेजेंट करना है, बाकी का सब मुझ पर छोड़ दो। बिडिंग हॉल। वहां का माहौल एकदम शांत और सीरियस था। 5 जजेस स्टेज पर बैठे थे। उनके ठीक बीच में वो गंजा बुढ़ा बैठा था जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम प्रोफेसर जोंग था। नीचे ऑडियंस में जोंगचैंग शहर के सबसे टॉप बिजनेसमैन बैठे थे। पीछे मीडिया वाले अपने बड़े बड़े कैमरास लगाए तैयार थे। अब हम तियानशिंग कैपिटल को अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं। होस्ट की आवाज के साथ ही जाओ युतियान ली हाओ को लेकर स्टेज पर चढ़ गया। भले ही बाहर लिन चैन ने उसकी औकात दिखा दी थी, पर स्टेज पर आते ही जाओ युतियान वापस अपने उसी घमंडी और बदतमीज रूप में आ गया। रिस्पेक्टेड जजेस और यहाँ आए मेहमानों, जाओ युतियान ने पूरे टशन में बड़ी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। हमारी तियानशिंग कैपिटल का प्रोजेक्ट है सिटी ओएसिस। हम एक ऐसा हवा में झूलता हुआ गार्डन बनाएंगे जो नेचर और टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ देगा। जैसे जैसे पीपीटी के पेजेस पलटे गए, नीचे बैठी हुई पब्लिक में हल्ला मचने लगा। सू वॉन्किंग का चेहरा बदल गया। ये हमारा पुराना डिजाइन है। उसने गुस्से में अपने कपड़ों का कोना कस के पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ रही थी। बिल्कुल सही। ली हाओ ने सू ग्रुप के कंप्यूटर से असली फाइल्स तो डिलीट कर दी थी, पर उसने उनकी कॉपी जाओ युतियान को दे दी थी। अभी जो सिटी ओएसिस दिखाया जा रहा था उसका सिर्फ नाम अलग था, बाकी पूरा कंटेंट सू ग्रुप के पुराने डिजाइन की डिटो कॉपी थी। घटिया लोग। सू वॉन्किंग ने अपने दांत पीसे। स्टेज पर ली हाओ एकदम जोश में समझा रहा था। ये डबल हेलिक्स शेप वाला हवा में झूलता कॉरिडोर, ये हमारी ओरिजिनल और पेटेंट की हुई डिजाइन है। और ये ग्लास की दीवार जो धूप से पावर बनाती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा आइडिया है। ओरिजिनल आइडिया? नीचे बैठे लिन चैन ने ठंडी हंसी हंसी। उसने अपना फोन निकाला और उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। सिस्टम कमांड, हॉल के प्रोजेक्टर सिस्टम को हैक करो। कनेक्शन सक्सेसफुल। जब तुझे कॉपी पेस्ट का खेल खेलना ही है तो चल तुझे पूरी तरह कॉपी पेस्ट करवाते हैं। स्टेज पर ली हाओ पूरी फॉर्म में चल रहा था। ये मेरी टीम के 6
महीने की मेहनत है, ये पूरी दुनिया में एकदम अकेला और यूनिक डिजाइन है। ठीक उसी वक्त बड़ी स्क्रीन अचानक झपकी और दो हिस्सों में बट गई। लेफ्ट साइड पर उनका सिटी ओएसिस का प्रेजेंटेशन चल रहा था और राइट साइड पर सू ग्रुप की 3 महीने पुरानी ऑफिस मीटिंग के वीडियो चलने लगी। वीडियो पर एकदम साफ डेट और टाइम लिखा हुआ था और वीडियो के अंदर सू ग्रुप की डिजाइन टीम ठीक वही ड्राइंग पर मीटिंग कर रही थी। पूरे हॉल में 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक हंगामा शुरू हो गया। ये तो सू ग्रुप का पुराना डिजाइन है ना, इनके कलर्स तक एकदम सेम है। ये तो खुलेआम चोरी की गई है। टियानशैंग कैपिटल जैसी इतनी बड़ी कंपनी इतने घटिया काम करेगी, किसी ने सोचा नहीं था। स्टेज पर खड़े ली हाओ की आवाज अचानक ऐसी बंद हुई जैसे किसी ने बतख का गला दबा दिया हो। वो डर से स्क्रीन को देख रहा था। उसका पूरा शर्ट पसीने से भीग गया। ये क्या हो रहा है? स्क्रीन किसने बदली? बंद करो इसे, जल्द बंद करो। जाओ यूटियन गुस्से और डर से पागल होकर कंट्रोल रूम की तरफ भागा। आईटी वाले, तू क्या कर रहा है बे? आज मैं तेरी जान ले लूंगा। वहां बैठा आईटी वाला बेचारा रोने वाली शक्ल बनाकर बोला, बॉस मैंने कुछ नहीं किया, कंप्यूटर अपने आप चल रहा है, लगता है वायरस आ गया है। इससे पहले कि वो लोग भाग दौड़ करके सिस्टम की केबल निकालते, बड़ी स्क्रीन पर अचानक खून जैसे लाल रंग में कुछ शब्द लिखकर आए। चोर की कब्र पर लिखा संदेश, ओरिजिनलिटी मर चुकी है क्योंकि तुम्हारी औकात सिर्फ कचरा उठाने की है। उसके तुरंत बाद स्क्रीन काली हो गई और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। लिन चैन नीचे आराम से बैठा था। अपने इस काम को छुपाते हुए उसने आराम से अपना फोन जेब में डाला और सू वैंकिंग की दी हुई एक मिंट कैंडी निकालकर चबाने लगा। ये ब्रॉडकास्ट फेल हो गया? सू वैंकिंग उस स्क्रीन को हैरानी से देखती रह गई। उसके सीने में दबा हुआ सारा गुस्सा एकदम गायब हो गया। इसको कहते हैं माहौल बनाना, लिन चैन ने कैंडी को चबाते हुए कहा। देखो उस प्रोफेसर जैंग को, उसका चेहरा हरा पड़ चुका है। एकदम सही। पैनल में बैठा प्रोफेसर जैंग ऐसे कांप रहा था जैसे कांटे पर बैठा हो। उसने पैसे खाए थे और तियानशैंग कैपिटल को सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला था, पर अब चोरी का प्रूफ पूरी तरह सैकड़े लोग के सामने खुल चुका था। अगर अब वो तियानशैंग का साथ देता तो कल सुबह तक उसकी सारी इज्जत कचड़े में मिल जाती। प्रोफेसर जैंग ने जबरदस्ती अपनी हिम्मत जुटाई और माइक उठाया। टियानशिंग कैपिटल के प्रोजेक्ट पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, इसलिए इनका फैसला होल्ड पर रखा जाता है। अगला नंबर सू ग्रुप। जाओ यूटियान किसी हारे हुए कुत्ते की तरह स्टेज से नीचे उतरा। जब वो लिंचन के पास से गुजरा तो उसकी नजर किसी जहरीले सांप जैसी थी। लौंडे, ये सारा खेल तूने खेला है ना, तू वेट कर, एक बार इस गेट के बाहर निकल, सड़क पर तेरी लाश ना बिछा दूं तो मेरा नाम बदल देना। लिंचन ने सर उठाकर देखा तक नहीं। क्या ऐसे भीख मांगते हैं किसी से? अपने पास एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर रख लेना, कहीं तू रोता हुआ बहुत बुरा ना लगे। सू वैंकिंग ने एक गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। इस वक्त पूरे हॉल की नजर उसी पर थी। कुछ लोगों को हमदर्दी थी, कुछ मजा ले रहे थे और कुछ को शक था। आखिर अभी जो चोरी का तमाशा हुआ था उसके बाद सब ये देखने को पागल थे कि अब सू ग्रुप नया क्या दिखाने वाला है। सू वैंकिंग स्टेज पर चढ़ी। उसके हाथ में कोई पेन ड्राइव नहीं थी, ना ही कोई पेपर था। वो बस आराम से स्टेज के ठीक बीच में जाकर खड़ी हो गई। लाइट उसके ऊपर पड़ रही थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई रानी अपना ताज पहनने वाली हो। सभी मेहमान। सू वैंकिंग की आवाज एकदम ठंडी पर मजबूत थी। अभी अभी आप सबने एक प्रोजेक्ट देखा जिसका नाम सिटी ओएसिस था। बिल्कुल सही, वो हमारे सू ग्रुप का एक रिजेक्टेड कचरा था, पर हमने उसे कचरा क्यों बना दिया? क्योंकि वो डिजाइन बहुत पुराना और बैकवर्ड है। पूरे हॉल में एकदम हल्ला मच गया। बैकवर्ड? भले ही वो प्रोजेक्ट कॉपी किया गया था, पर इंडस्ट्री के हिसाब से वो अभी भी टॉप लेवल का मास्टरपीस था। आप सबका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सू वैंकिंग ने स्टेज के नीचे खड़े लिंचन को देखा। असिस्टेंट लिन, शुरू कीजिए। लिंचन ने हाँ में सर हिलाया। उसने वो सिल्वर मेटल का ब्रीफ केस खोला, पर उसने अंदर से कोई पेपर नहीं निकाला। उसने एक मुक्के के साइज का काले रंग का क्रिस्टल बाहर निकाला। ये सिस्टम की दुकान से खरीदा गया पोर्टेबल होलोग्राफिक प्रोजेक्टर था, जिसका रेट $5 मिलियन था। लिंचन ने उस क्रिस्टल को स्टेज के ठीक बीच में रख दिया। वो क्या चीज है? जजेस ने अपनी गर्दन लंबी करके देखने की कोशिश की। अगले ही सेकंड एक गहरे नीले रंग की लेजर लाइट आसमान की तरफ शूट हुई और एक सेकंड में वो पूरे हॉल में फैलकर उस पूरे एग्जीबिशन सेंटर को कवर कर गई। वो पूरा हॉल जो रोशनी से भरा था वो अचानक अंधेरा हो गया और उसकी जगह हवा में झूलता हुआ एक बहुत बड़ा और एकदम असली जैसा दिखने वाला वर्चुअल शहर खड़ा हो गया। अब वहां कोई पीपीटी नहीं चल रही थी, ना ही कोई नॉर्मल फोटो थी। वहां बैठा हर इंसान जैसे टाइम ट्रैवल करके एक साइबर पंक स्टाइल वाले फ्यूचर शहर के ठीक बीच में खड़ा था। बड़े बड़े नियॉन साइन बोर्ड्स उनके सर के ऊपर चमक रहे थे। हवा में बिना किसी सपोर्ट के फ्लाइंग ट्रैक्स बनी हुई थी जो आसमान छूती बिल्डिंग के बीच से गुजर रही थी। एक एक ईंट और एक एक शीशा एकदम क्लियर दिख रहा था, यहां तक कि उन वर्चुअल सड़क पर चलने वाले नकली लोग के चेहरे के एक्सप्रेशंस तक साफ दिख रहे थे। और इस पूरे शहर के ठीक सेंटर में एक ऐसी बिल्डिंग थी जो खिलते हुए मशीन वाले कमल के फूल जैसी लग रही थी। वो बिल्डिंग धीरे धीरे घूम रही थी। ये था सू ग्रुप का नया प्रोजेक्ट, पुनर्जन्म लोटस। बाप रे, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? बिना चश्मे वाला 3D? नहीं, ये होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये क्या हॉलीवुड की मूवी चल रही है?
ये डिजाइन तो दिमाग फाड़ने वाला है। इसके आगे वो इनका सिटी ओएसिस तो किसी गांव के टॉयलेट जैसा लग रहा है। पूरे हॉल में पागल जैसा हल्ला मच गया। मीडिया वालों ने पागल की तरह कैमरा के बटन दबाने शुरू कर दिए। फ्लैशेस की रोशनी ने उस पूरे हॉल को दिन की तरह चमका दिया। सू वैंकिंग उस बड़े से वर्चुअल कमल के फूल के बीच में खड़ी थी। वो किसी परी जैसी लग रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस हवा में लटकती स्क्रीन को हल्के से छुआ। पूरी की पूरी बिल्डिंग अचानक खुलकर अलग अलग हिस्सों में बट गई। वो दिखा रही थी कि बिल्डिंग के अंदर का बिजनेस और नेचर का इकोसिस्टम कितना जबरदस्त था। हम फ्यूचर के रूल्स नहीं बनाते। सू वैंकिंग की आवाज पूरे हॉल में 3D साउंड की तरह गूंज रही थी। हम फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। इसमें अब कोई सवाल बचा ही नहीं था। ये एक तरफा कत्लेआम था। ये एक ऐसी मार थी जिसका सामने वाले के पास कोई जवाब ही नहीं था। वो प्रोफेसर जैंग जो थोड़ी देर पहले कमियां निकालने वाला था, उसकी आंख और मुंह इतना खुला था कि लग रहा था उसके नकली दांत अभी जमीन पर गिर जाएंगे। इस जादू के सामने अगर उसने एक लफ्ज भी गलत निकालने की हिम्मत की तो वहां की भीड़ ही उसे नोच कर खा जाएगी। मैं पूरे मार्क्स देता हूँ। ये कोई डिजाइन नहीं, ये एक मास्टरपीस है। ये हिस्ट्री बदलने वाला काम है। एक और जज खुशी के मारे अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और जोर जोर से तालियां बजाने लगा। पूरे हॉल में गरजने जैसी तालियां बजी और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीचे ऑडियंस में बैठा जाओ यूतियान का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी बॉडी में कोई जान नहीं बची थी और वो कुर्सी पर ढेर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि उसके पास चाहे अरब रुपए हैं, चाहे मिनिस्टर्स से कनेक्शन है, इस असली ताकत के सामने उसकी हर चीज कचरा बन चुकी थी। हम जीत गए। सू वॉन्किंग नीचे चिल्लाती भीड़ को देख रही थी। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी। उसने लिन चैन की तरफ देखा। वो आदमी स्टेज के कोने में अंधेरे में आराम से टेक लगाकर खड़ा था। उसके हाथ में वही 5 मिलियन वाला क्रिस्टल था जिससे वो खेल रहा था। उसने सू वॉन्किंग को देखकर आंख मारी और हटी हट में बोला, मालकिन कमाल कर दिया। बिडिंग पूरी हुई। सू ग्रुप ने 100% मेजॉरिटी के साथ उस फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लिया। जैसे ही ये खबर मार्केट में पहुंची, सू ग्रुप की वो शेयर मार्केट वैल्यू जो पूरी तरह डूब चुकी थी, उसने एक सीधी लकीर मारी और सीधा अपर सर्किट हिट कर दिया। एग्जीबिशन सेंटर के बाहर सू वॉन्किंग को सैकड़ों मीडिया वाले और रिपोर्टर्स ने घेर रखा था। सू मैडम, बोलिए ना, क्या वो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी ने खुद बनाई है? उस डिजाइन प्रोजेक्ट का मेन डिजाइनर कौन है? क्या आप उनसे मिलवा सकती हैं? सू वॉन्किंग भीड़ को चीरते हुए आगे आई और इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। वो लिन जेन को ढूंढ रही थी, पर वो सबसे बड़ा हीरो इस वक्त वहां से गायब था। एग्जीबिशन सेंटर के पीछे वाली एक पतली गली में मैं दीवार से टेक लगाकर आराम से सिगरेट पी रहा था। मेरे ठीक सामने 2 लोग जमीन पर घुटने के बल बैठे थे। एक तो वो जिसका चेहरा सूजकर बंदर जैसा हो गया था, ली हाओ, और दूसरा जो डर के मारे थर थर कांप रहा था, जाओ यूतियान। और उनके चारों तरफ काले सूट और डार्क ग्लासेस पहने 10-12 भयंकर तगड़े बाउंसर्स खड़े थे। उनका लीडर वही लोन शार्क ब्रदर हु था जो कल ही मेरी शरण में आया था। अब वो मेरी सिक्योरिटी टीम का कैप्टन बन चुका था। लिन, यंग मास्टर, लिन दादाजी, मुझसे गलती हो गई। मेरी आंख फूट गई थी जो मैंने आपको नहीं पहचाना। जाओ यूटियान का सारा घमंड और चौड़ अब हवा हो चुका था। ब्रदर हु के हाथ में पकड़ी हुई कलाई जितनी मोटी स्टील के पाइप को देखकर वो डर के मारे पैंट में पेशाब कर चुका था। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं जाओ फैमिली का अकेला वारिस हूँ। आपको कितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मैंने सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ा। नीचे बैठकर अपने करोड़ के लेदर शूज से मैंने जाओ यूटियान के चेहरे को हल्के से थपथपाया। पैसा? तुझे लगता है मेरे पास पैसे की कमी है? मुस्कुराते हुए जेब से एक चेक बाहर आया, उस पर कुछ नंबर्स भरे और सीधा उसके मुंह पर फेंक कर मारा। ये ले 10 मिलियन। ये तेरे उस डायलॉग का कंपनसेशन है जो तूने मुझे डिलीवरी बॉय बोलकर मेरी बेइज्जती की थी। पर हाँ, ये मैं तुझे दे नहीं रहा। जाओ यूटियान ब्लैंक हो गया। मैं कंपनसेशन दूंगा। बिल्कुल, मुझे पैसे की कमी नहीं है, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरा उधार रखता है। मेरी आंख में मौत जैसी ठंडक छा गई। ब्रदर हु, जरा जाओ बॉस को सिखाओ कि उधार की रसीद कैसे लिखते हैं, और हाँ, इंटरेस्ट रेट वही लगाना जो ये मकाओ के कसीनो में हारने पर देता है। जी बॉस, आप बेफिक्र रहिए, ये बिजनेस मेरा बहुत पुराना है। ब्रदर हु किसी शैतान की तरह हंसते हुए उसके पास गया। वहां से उठकर पीछे से आती उनकी चीख और रोने की आवाज को इग्नोर करके मैं गली से बाहर निकल आया। बाहर आते ही फोन पर सू वैंकिंग का कॉल चमका। लिंचन, तुम कहाँ हो? सक्सेस पार्टी शुरू होने वाली है। तुम मेन हीरो हो। तुम नहीं आओगे तो मैं पार्टी शुरू नहीं करूंगी। औरत की आवाज में एक ऐसी नम और नखरा था जो पहले कभी उसमें नहीं दिखा था। पार्टी वार्टी छोड़, मुझे इन सब भारी भीड़ वाली जगह का शौक नहीं है। दूर एक बड़ी सीबीडी बिल्डिंग पर चल रहे सू ग्रुप के बड़े से ऐड पर मेरी नजर टिक गई। सू मैडम, अपना प्रॉमिस याद रखना। को पायलट की जगह मेरे लिए बचा कर रखना। फोन के दूसरी तरफ 2 सेकंड का सन्नाटा रहा। फिर वो अचानक बोली, लिंचन, मुझे अब कोई आगे वाली सीट नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम इस गाड़ी के ड्राइवर बनो। पूरी जिंदगी के लिए एक गाड़ी चलाओ। क्या तुम तैयार हो? ये तो एक सीधा सीधा प्रपोज करना था। 1 सेकंड रुकने के बाद मेरी हंसी छूट गई। ये बर्फ जैसी ठंडी और कड़क सीईओ तो बहुत जल्द पिघल गई। पर इससे पहले कि मैं उसके मजे लेता, मेरे दिमाग में सिस्टम का भयंकर खतरनाक लाल सायरन बजने लगा। वार्निंग,
डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज किया है, जिसकी वजह से डार्क वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस की नजर आप पर पड़ गई है। एस क्लास क्राइसिस अलर्ट। दुनिया के सबसे टॉप असैसिन ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक मंबा ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। टारगेट लिन चेन, बाउंटी $100 मिलियन, करीब 800 करोड़। क्लाइंट जाओ फैमिली, जाओ यूतियान का बाप। काउंटडाउन 30 मिनट के अंदर पहली अटैक वेव आप तक पहुंच जाएगी। मेरे होठ पर जो स्माइल थी वो अचानक बर्फ की तरह जम गई। आंख की वो नम पूरी तरह खत्म हो गई और उसकी जगह एक भयंकर और फाड़ देने वाली कातलाना आग ने ले ली। जाओ फैमिली के बूढ़े कुत्ते, बेटे को मारा तो बाप फील्ड में उतर आया। सू बैंकिंग, पार्टी कैंसिल करो, अभी के अभी घर जाओ और दरवाजे खिड़कियां कस के लॉक कर लो। ब्रदरहुड के सारे बाउंसर्स को अपने विला के चार तरफ खड़ा कर लो। बाहर चाहे कुछ भी आवाज आए, गलती से भी बाहर मत निकलना। क्या हुआ लिन चेन? तो मुझे डराओ मत। सू वैंकिंग की आवाज एकदम डर से घबरा गई। कुछ नहीं। सर उठाकर मैंने दूर आसमान में घूमते हुए काले रंग के हेलीकॉप्टर को देखा। बस थोड़ा सा कचरा आ गया है, उसे झाड़ू लगाकर साफ करना पड़ेगा। इस बार मैं इस पूरे जियांगचेंग शहर के अंडरग्राउंड माफिया और किलर्स को बताऊंगा कि उनका असली बाप कौन है। जियांगचेंग का सीबीडी एरिया अभी भी नियॉन लाइट्स और शोर से भरा था, पर एग्जीबिशन सेंटर के ठीक पीछे वाले उस पुराने खाली पड़े फैक्ट्री एरिया में हवा जैसे शीशे की तरह जम चुकी थी। वो काला हेलीकॉप्टर सीधा फायरिंग नहीं कर रहा था, वो किसी भूखे गिद्ध की तरह 2 चक्कर काटकर 1000 मीटर दूर एक आधी बनी हुई खाली बिल्डिंग की छत पर हवा में ठहर गया। मैं उस खाली चौराहे पर ठीक बीच में खड़ा था। मेरी उंगलियों के बीच दबी सिगरेट अब पूरी तरह जल चुकी थी। बाहर आओ। बचे हुए सिगरेट के टुकड़े को हवा में दूर उछालते हुए मेरी आवाज गूंजी। दुनिया के सबसे टॉप कातिल होने का टैग लगा है और नाली के चूरमों की तरह अंधेरे में छुप रहे हो। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक स्विश, हवा को चीरने की एक बहुत ही बारीक आवाज आई, जैसे मौत का फरिश्ता आपके कान में सांस ले रहा हो। अगर कोई आम इंसान होता तो अब तक वो स्पेशल आर्मर पियर्सिंग बुलेट उसके सर के चिथड़े उड़ा चुकी होती और उसे पता भी ना चलता। पर मैं कोई आम इंसान नहीं था। मेरी गोल्डन आइज के हाई स्पीड विजन में वो गोली जो साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज आती है और अपने पीछे एक हीट की लकीर छोड़ रही थी, वो मुझे इस वक्त किसी रेंगती हुई स्नेल की तरह स्लो दिख रही थी। मैंने अपने पैर अपनी जगह से हिलाए तक नहीं, बस हल्का सा अपना सर साइड में किया, इतना हल्का कि किसी को मूवमेंट पता भी ना चले। पफ! गोली मेरे बाल के टिप्स को छूती हुई निकली और सीधा मेरे ठीक पीछे वाले सीमेंट के पिलर में जा घुसी। वहां ईंट में एक बोल के साइज का गड्ढा बन गया। सिर्फ इतनी सी औकात है। सर उठाकर मेरी नजर ठीक 500 मीटर दूर एक बड़े से एड बोर्ड के पीछे छुपे हुए उस स्नाइपर की आंख में गड़ गई। ब्लैक मांबा, कचरा है पूरा। 500 मीटर दूर उस आधी बनी हुई बिल्डिंग की छत पर पॉइजन फैंग नाम का स्नाइपर अपने नाइट विजन स्कोप से ये सब देख रहा था। उस आदमी ने अपनी जगह से हिले बिना मेरी गोली डॉज कर ली और अब मेरी तरफ अपनी मिडिल फिंगर दिखा रहा है। उस स्नाइपर की बॉडी का पूरा सूट ठंडे पसीने से भीग गया। कैप्टन, टारगेट नंबर 1 ने गोली डॉज कर ली है। रिपीट, उसने डॉज कर ली है। ये एक M200 स्नाइपर राइफल है। 500 मीटर की दूरी से ये कैसे हो सकता है? उसके एयरपीस में उनके लीडर वाइपर की एकदम बर्फ जैसी ठंडी और हैरान आवाज आई। बकवास बंद कर। टीम बी और टीम सी अटैक करो। क्लोज कॉम्बैट। उसे सांस लेने का 1 सेकंड भी मौका मत दो। कॉपी दैट। ऑर्डर मिलते ही उस पुरानी फैक्ट्री के चारों तरफ के अंधेरे से अचानक 12 काले रंग के भूत जैसे साए निकल कर आए। उन्होंने पूरी बॉडी पर एक्सोस्केलेटन टैक्टिकल आर्मर पहनी हुई थी। उनके हाथ में साइलेंसर लगी हुई सब मशीन गन्स और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वाले खतरनाक चाकू थे। उनकी मूवमेंट्स एकदम किसी रोबोट की तरह परफेक्ट थीं। एक शांत भेड़िए के झुंड की तरह वो चारों तरफ से मुझे घेरने लगे। मैं उस चक्रव्यूह के ठीक बीच में खड़ा था। मेरे चेहरे पर डर की एक बूंद तक नहीं थी, बल्कि खून की प्यास वाली एक मस्त शैतानी स्माइल थी। सिस्टम, मुझे अपनी दुकान से कुछ खरीदना है। डिंग! डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट एस क्लास बैटल एनवायरनमेंट में है। सिस्टम का स्मार्ट रिकमेंडेशन ओपन कर दिया गया है। 1 एब्सोल्यूट डिफेंस शील्ड, 1 टाइम यूज, प्राइस 50 मिलियन, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़कर सब कुछ रोक लेगा, ड्यूरेशन 10 मिनट्स। 2 टर्मिनेटर T800 एक्सपीरियंस कार्ड, 1 आवर, प्राइस 100 मिलियन। 3 एंशिएंट मार्शल आर्ट्स, बाजिकवान ग्रैंड मास्टर, परमानेंट, प्राइस 200 मिलियन। 4 टेलीकिनेसिस/माइंड कंट्रोल, बिगिनर, प्राइस 500 मिलियन। उन रेट्स को देखते ही मेरे होठों पर एक भयंकर और खतरनाक मुस्कान आ गई। मैं ऑप्शन 3 चूज करता हूं। बाजिकवान। 200 मिलियन फंड्स डिडक्ट हो गए हैं। बाजिकवान ग्रैंड मास्टर की पूरी मसल मेमोरी बॉडी में डाली जा रही है। डन। बूम! एक ऐसी भयंकर और खतरनाक एनर्जी मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मेरी हड्डियां किसी पटाखे की तरह चट चट बोलने लगी। मेरी पहले से नॉर्मल दिखने वाली मसल्स अचानक एकदम टाइट हो गईं। एक एक मसल फाइबर में ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ तोड़ने वाली ताकत भर दी गई हो। उसी वक्त सबसे आगे वाले 2 कातिल मेरे ठीक सामने पहुंच चुके थे। उनके चमकते हुए वाइब्रेशन चाकू एक लेफ्ट से और एक राइट से ठीक मेरे गले और दिल की तरफ आ रहे थे। बहुत ज्यादा स्लो हो तुम। उनके कान के बिल्कुल पास मेरी ठंडी आवाज गूंजी। उन्होंने देखा ही नहीं कि मैं कब उनके गार्ड्स के ठीक अंदर घुस गया था।
बाजिकवान आयरन माउंटेन लीन। मैंने मुक्का तक नहीं मारा, बस अपने कंधे को हल्का सा नीचे किया और लेफ्ट साइड वाले उस कातिल की छाती पर जोर से मार दिया। बैम, कचैक, एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर दांत खट्टे हो जाएं। वो कातिल जिसने केवलार की बुलेट प्रूफ वेस्ट और मेटल का आर्मर पहना था, उसे ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर सीधा 300 की स्पीड में आती हुई बुलेट ट्रेन टकरा गई हो। उसकी पूरी बॉडी किसी तोप के गोले की तरह हवा में उड़ती हुई पीछे गई और सड़क किनारे बनी लाल ईंटों की दीवार को तोड़ती हुई आर पार निकल गई। बचे हुए 10 कातिलों ने जमीन पर घिसटते हुए ब्रेक मारी। उनकी आंखों में अब भयंकर डर और सदमा था। फायर, उस पर फायर करो, उसे पास आने मत दो। कैप्टन वाइपर ईयरपीस में पागलों की तरह चिल्ला रहा था। धड़ 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 बहुत सारी गन से आग निकलने लगी। एक भयंकर बारिश की तरह गोलियां मुझ पर आने लगी, पर मैं अपनी जगह से हट चुका था। बाजिकवान के उस पावर लेवल पर मेरी स्पीड किसी भूत या बिजली की तरह हो चुकी थी। मैं उन गोलियों की बारिश के बीच से आराम से निकल रहा था। मेरी गोल्डन आइज अपनी फुल लिमिट पर थीं। एक एक गोली की लाइन मुझे हवा में क्लियर दिख रही थी और जो गोली मैं डॉज नहीं कर सकता था, मैंने आगे हाथ बढ़ाया। टिंग, मेरा हाथ किसी बिजली की तरह आगे गया और मैंने हवा में ही उस मौत की गोली को अपनी 2 उंगलियों के बीच दबा लिया। मॉन्स्टर, ये कोई इंसान नहीं, मॉन्स्टर है। उस गोली को नीचे फेंकते हुए मैंने एकदम से हवा में छलांग लगाई। अब मेरी बारी है। अगले 3 मिनट तक वहां सिर्फ एक तरफा कत्लेआम चला। मैं किसी मौत के फरिश्ते की तरह था। मैं जहां से गुजरता वहां मौत होती। बाजिकुआन की सबसे खतरनाक और फाड़ देने वाली पावर को मैं यूज कर रहा था। थ्रोट पंच, एल्बो स्ट्राइक, अपरकट, एक एक मूव बहुत सिंपल और डायरेक्ट था, पर उसमें किसी बॉम्ब के फटने जितनी ताकत थी। उनके महंगे एक्सोस्केलेटन आर्मर मेरे आगे पेपर की तरह फट रहे थे। एक कातिल ने मुझे बजूका से उड़ाने की कोशिश की, पर उससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, मैंने एक लात से उसका पूरा हाथ तोड़ दिया। वो रॉकेट लॉन्चर जमीन पर गिरा और फट गया, जिससे वो कातिल खुद ही अपने हथियार से हवा में उड़ गया। जब सबसे आखिरी कातिल को मैंने लात मारकर दूर फेंका, तब वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया वापस एकदम शांत हो गया। मैं उस मौत के मैदान के ठीक बीच में खड़ा था। मेरे अरमानी के सूट पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। सिर्फ मेरी उन गहरी आंखों में वो जलने वाली गोल्डन चमक थी जो अभी तक शांत नहीं हुई थी। सिर उठाकर मेरी नजरें दूर आधी बनी हुई उस बिल्डिंग की छत की तरफ गई। वहां अभी भी एक आखिरी बड़ी मछली बाकी थी। बिल्डिंग की छत पर वाइपर के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने 20 साल तक मर्सनरी का काम किया था। अफ्रीका में वॉरलॉर्ड्स को मारा था, मिडिल ईस्ट में ऑयल फील्ड्स उड़ाए थे। दुनिया के कैसे कैसे खतरनाक लोग उसने देखे थे, पर 3 मिनट के अंदर खाली हाथ एक पूरी एलीट और आर्मर टीम को जिंदा गाड़ देने वाला इंसान उसने आज तक सपने में भी नहीं सोचा था। रिट्रीट, तुरंत भागो, इंफॉर्मेशन गलत है। ये एस क्लास मिशन नहीं है, ये साला एसएसएस क्लास सुसाइड मिशन है। वाइपर अपने ईयरपीस में पागलों की तरह चिल्लाता हुआ अपनी स्नाइपर गन को जल्दी जल्दी खोल रहा था ताकि जिप लाइन लगाकर वहां से निकल सके। पर जैसे ही वो पलटा, उसके ठीक पीछे एक एकदम बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई। इतनी दूर आए हो, बिना चाय पिए ही जाओगे क्या? वाइपर की पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से अपनी जांग से डेजर्ट ईगल गन निकाली और घूमकर गोली चला दी। बैंग, गोली चली, पर मैं वहां नहीं था। अगले ही सेकंड वाइपर को अपनी कलाई पर एक भयंकर ठंडक महसूस हुई और उसके बाद जहर जैसा दर्द। उसका सीधा हाथ उस बड़ी सी डेजर्ट ईगल गन के साथ कचाक से कटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका कटा हुआ हिस्सा किसी शीशे की तरह एकदम क्लीन था और ठीक उसके सामने मैं अपने हाथों में एक पतली सी खून से भरी हुई जंग लगी लोहे की पत्ती घुमाकर खेल रहा था। ये जमीन से उठाई हुई एक सस्ती सी कोल्ड ड्रिंक के कैन की पत्ती थी। एक पत्ता हो या फूल, अगर हाथ में औकात हो तो वो भी किसी की जान ले सकता है। वाइपर अपने कटे हुए हाथ को पकड़कर जमीन पर घुटने के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब सिर्फ डिस्पेयर और मौत का खौफ था। मुझे मत मारना, वो गिड़गिड़ाया। मैं ब्लैक मांबा का एशिया रीजन का हेड हूं। अगर तूने मुझे मारा तो ब्लैक मांबा पूरी दुनिया में तेरे पीछे पड़ जाएगी, तुझे किसी कोने में छुपने नहीं देगी। मैं उसको ऊपर से नीचे ऐसे देख रहा था जैसे वो जमीन पर रेंगता हुआ कोई कीड़ा हो। मुझे धमकी दे रहा है। मैं उसके पास नीचे बैठा और उस लोहे के टुकड़े से उसके ठंडे पसीने से भीगे हुए चेहरे को थपथपाया। तुझे पता है मुझे सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? जब लोग मुझे उन चीजों से डराते हैं जिन्हें मैं गिनता तक नहीं, जैसे कि पैसा। जेब से फोन निकालकर मैंने एक स्क्रीन खोली। ये सिस्टम का अभी अभी अनलॉक हुआ डार्क वेब गॉड्स आई फीचर था। ब्लैक मांबा असैसिन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पैसिफिक ओशन के किसी पब्लिक आइलैंड पर है। टोटल एसेट्स लगभग $30 बिलियन। तुम्हारा जो मेन बॉस है उसका कोड नेम पॉइजन किंग है, जो असल में यूरोप के किसी बर्बाद हो चुके राजा का नाजायज बेटा है। मैं फोन देकर उनकी डिटेल्स पढ़ रहा था और मेरी एक एक लाइन के साथ वाइपर का चेहरा किसी मुर्दे की तरह सफेद पड़ता जा रहा था। तो तुझे ये सब कैसे पता? ये तो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। मैंने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया। मेरी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। सिस्टम, ग्लोबल टॉप हैकर गॉड्स हैंड अपग्रेडेड वर्जन को खरीदो। ब्लैक मांबा के मेन अकाउंट्स में घुसो और उनका सारा फंड फ्रीज कर दो। इसके अलावा सारे असैसिन्स के लिए एक नया बाउंटी ऑर्डर रिलीज करो।
3 सेकंड बाद वाइपर का वो स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइस पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। सिर्फ उसका ही नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए 3000 से ज्यादा ब्लैक माम्बा असैसिन्स को एक साथ सबसे टॉप लेवल का रेड अलर्ट कमांड मिला। सुप्रीम बाउंटी ऑर्डर। टारगेट पूरी जाओ फैमिली। मेन टारगेट जाओ यूटियान और उसका बाप जाओ गैंग। क्लाइंट कोड नेम गॉड। बाउंटी अमाउंट $1 बिलियन। स्पेशल कंडीशन, जो भी जाओ गैंग का सिर काटकर लाएगा वो ब्लैक माम्बा का नया बॉस बनेगा। प्रेजेंट बॉस पॉइजन किंग को गॉड द्वारा $50 बिलियन में खरीद लिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन का नया नाम अब डिवाइन पनिशमेंट होगा। खरीद लिया क्या? बड़बड़ाते हुए वाइपर को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई हो। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान चलते फिरते पूरे के पूरे किलर ऑर्गेनाइजेशन को ही खरीद लेगा। क्यों यकीन नहीं हो रहा है? अपनी जगह से उठते हुए मैंने अपने हाथ झाड़े। अगर यकीन नहीं है तो अपना बैंक अकाउंट चेक कर ले। एक छोटा सा मिलने का तोहफा समझो। मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन के हर जिंदा कातिल के अकाउंट में $1 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। वाइपर के फोन पर अलर्ट चमका। जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में अचानक $1 मिलियन आने का मैसेज था। इस एक सेकंड में मुझे देखते हुए वाइपर की आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं। अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि किसी भगवान को देखने वाली पागलपन और पूजा करने वाली चमक थी। बॉस! अपने कटे हुए हाथ के भयंकर दर्द की परवाह किए बिना वाइपर मिट्टी में घुटनों के बल गिरा और अपना सिर जोर जोर से जमीन पर पटकने लगा। इस गुलाम की आंखें थी पर इसने आपको नहीं पहचाना। ये गुलाम अपने बॉस के लिए आग में कूदने को तैयार है। जाओ गांग वो बुढ़ा, मैं अभी जाकर उसकी गर्दन काट कर लाता हूँ। मेरी ठंडी नजरें उस पर टिकी थी। तेरा हाथ कट चुका है, तू अब किसी काम का नहीं है। मैं अपने पास कचरा जमा नहीं करता। वाइपर का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया, पर मैंने अपनी बात घुमा ली। मेरे पास एक दवाई है, इसको खा ले। मेरे हाथ में अचानक एक काले रंग की गोली आई। ये सिस्टम की दुकान से 50 मिलियन में खरीदी गई बिगिनर रीजेनरेशन पिल थी। तेरा हाथ वापस उगाएगा और तेरी ताकत पहले से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। पर इस दवाई में जहर है। हर 3 महीने में तुझे इसका एंटीडोट खाना पड़ेगा। अगर तूने कभी मुझे धोखा देने का सोचा तो मैं खाऊंगा। बिना एक सेकंड सोचे वाइपर ने वो गोली मेरे हाथ से ली और निकल गया। और फिर एक भयंकर चमत्कार हुआ। वाइपर की कटी हुई कलाई के पास का मांस अचानक किसी जिंदा कीड़े की तरह हिलने लगा और देखते ही देखते वहां नया हाथ उगने लगा। भगवान का चमत्कार! ये भगवान का चमत्कार है। खुशी और हैरानी के मारे वाइपर जोर जोर से रोने लगा। पलटकर मेरे कदम उस बिल्डिंग की छत के किनारे की तरफ बढ़ गए। यहाँ जितनी भी लाशें हैं सबको साफ कर देना। मुझे कल सुबह न्यूज में इस शूटआउट की कोई खबर नहीं चाहिए। और हाँ, सबको बता दो, जाओ फैमिली को एक झटके में मत मारना। मैं उनके साथ आराम से खेलूंगा। पहले उनका सारा पैसा रोको, फिर उनके सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म करो और आखिरी में मैं चाहता हूँ कि वो लोग सू ग्रुप के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठकर मौत की भीख मांगे। जी बॉस, आज रात के बाद जाओ फैमिली का नाम इस अंडरग्राउंड दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। छत के किनारे पर खड़े होकर मैंने ठीक उस 30 मंजिल ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी। हवा में गिरते वक्त मैंने सिस्टम से खरीदा हुआ एंटी ग्रेविटी ग्लाइडर ऑन कर दिया। किसी बड़े से काले चमगादड़ की तरह हवा में तैरते हुए मैं उस अंधेरी रात में गायब हो गया। आधे घंटे बाद सू वॉन्किंग का पर्सनल विला अभी भी पूरी रोशनी से जगमगा रहा था। हॉल में एक तकिए को कस के गले लगाए सू वॉन्किंग सोफे पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। टीवी चल रहा था पर उसका ध्यान वहां बिल्कुल नहीं था। बगल में छोटी डुओ सो चुकी थी और उसकी आंखों के किनारे अभी भी आंसू लगे थे। लिंचन, तुम प्लीज ठीक रहना। अपने दोनों हाथ जोड़े सू वॉन्किंग चुपचाप दुआ कर रही थी। ठीक उसी वक्त दरवाजे के फिंगरप्रिंट लॉक से आवाज आई और मशीन ने बोला, वेलकम होम। किसी स्प्रिंग की तरह सू वैंकिंग सोफे से उछल पड़ी। जूते पहने बिना ही नंगे पैर भागती हुई वो दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा खुला, मैं वहां खड़ा था। मेरे हाथ में एक डब्बा था जिसमें से गरम गरम भाप निकल रही थी। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। रास्ते में नाइट मार्केट से गुजर रहा था, देखा कि इनके क्रॉफिश मस्त लग रहे थे तो सोचा थोड़ा लेता चलूं। उस प्लास्टिक बैग को हिलाकर दिखाते हुए मैंने कहा, 13 स्पाइसेस वाले हैं। लिंचन! सू वैंकिंग के अंदर का सारा इमोशन अचानक बाहर आ गया। भागकर आते ही वो सीधा मेरे गले लग गई। उसने मेरी कमर को इतनी जोर से पकड़ा और उसके आंसुओं से मेरी शर्ट पूरी तरह भीग गई। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? मैंने उस हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी थी। मुझे लगा कि एक सेकंड की हैरानी के बाद मैंने प्यार से उसके लंबे बालों पर हाथ फेरा। पागल, मैंने कहा था ना, बस थोड़ा सा कचरा जमा हो गया था जिसे साफ करना था। सिर उठाकर मेरी नजरें खिड़की के बाहर आसमान पर गईं। वहां से काले बादल हट चुके थे और एक मस्त सफेद चांद चमक रहा था। आज के बाद इस जियांगछेंग शहर की रात वैसी ही चलेगी जैसा मैं चाहूंगा। अब इस दुनिया में कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपना आंसुओं से भरा चेहरा ऊपर उठाते हुए सू वैंकिंग ने मुझे देखा। लिंचन, आखिर तुम हो कौन? अपना सिर नीचे करके उसकी आंखों के किनारे लगे आंसू को चूमकर मैंने साफ कर दिया। मैं तुम्हारा गॉड लेवल बिलियनर हूं और तुम्हारा नाइट भी। ठीक उसी वक्त जियांगछेंग शहर के दूसरे कोने पर जाओ फैमिली का बड़ा सा मैंशन खड़ा था। जाओ यूटियान का बाप और जाओ ग्रुप का चेयरमैन जाओ गैंग अपने स्टडी रूम में बैठा उस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? ये वाइपर जैसा नल्ला आखिर कर क्या रहा है? गुस्से में जाओ गैंग ने अपनी सिगार को एस्ट्रे में मसल दिया। अचानक
अचानक स्टडी रूम का दरवाजा किसी ने जोर से धक्का देकर खोला। उनका बटलर लड़खड़ाता हुआ अंदर भागता आया। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। साहब साहब, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया। क्यों चिल्ला रहा है? आसमान गिर गया क्या? जाओ गैंग जोर से चिल्लाया। आसमान सच में गिर गया साहब। कांपते हुए हाथों से बटलर ने एक टैबलेट आगे बढ़ाया। ये देखिए, डार्क वेब पर, पूरे डार्क वेब पर हमारी फैमिली को मारने का इनाम रखा गया है। हमारी कंपनी के शेयर्स अभी अभी अमेरिका के प्री मार्केट में 90% तक क्रैश हो चुके हैं। और तो और कंपनी के 10-12 सबसे बड़े शेयर होल्डर्स ने अभी कॉल करके बोला है कि वो अपने सारे शेयर्स बेचकर निकल रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? झटके से जाओ गैंग ने टैबलेट छीना। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसका दिमाग घूम गया और उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसकी छाती में एक भयंकर दर्द उठा और उसके मुंह से खून की कुल्टी निकल गई। डार्क वेब के सबसे मेन पेज पर ठीक बीच में उसकी एक बहुत बड़ी फोटो लगी थी और ठीक उसके नीचे एक खून से सने हुए फॉन्ट में मैसेज चल रहा था, ग्लोबल हंट अगेंस्ट जाओ फैमिली, बाउंटी $1 बिलियन। ये किसने किया है? कौन है वो? किसी घायल भेड़िए की तरह जाओ गैंग चीख रहा था। एट द एग्जैक्ट सेम टाइम स्टडी रूम का टेलीफोन बज उठा। एक अनजान नंबर था। कांपते हुए हाथों से जाओ गैंग ने रिसीवर उठाया। फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज आई जिसे बदला गया था, पर उसमें मौत जैसी ठंडक थी। गुड इवनिंग चेयरमैन जाओ, सुना है तुम ब्लैक माम्बा को ढूंढ रहे हो। अफसोस की बात है, ब्लैक माम्बा अब लिन के नाम हो चुका है। अपनी इस आखिरी रात को अच्छे से एंजॉय कर लो, क्योंकि कल सुबह का सूरज जाओ फैमिली की आखिरी सुबह होगी। फोन कट गया। जाओ गैंग के हाथ से रिसीवर छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी पूरी बॉडी किसी जेली की तरह बनकर उस कुर्सी पर ढेर हो गई। उसकी आंखें एकदम खाली हो चुकी थीं। खिड़की के बाहर जो रोशनियां कल तक जाओ फैमिली की अमीरी का दिखावा थे, वो इस वक्त नरक का रास्ता दिखाने वाले दिए जैसी लग रही थी। जियांगचेंग शहर की सुबह हमेशा बिजी और रूल्स के हिसाब से चलती थी, पर आज इस पूरे शहर की हवा में एक अजीब सा पागलपन और घुटन भरी हुई थी। ये सब उस डिवाइन पनिशमेंट नाम के मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से था। कल रात डार्क वेब पर जो $1 बिलियन का बाउंटी ऑर्डर निकला था, उस एक न्यूज ने पूरी दुनिया के अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आग लगा दी थी। $1 बिलियन, इस अमाउंट ने दुनिया भर के किलर्स को पागल कर दिया था। जाओ ग्रुप की हेडक्वार्टर बिल्डिंग, ये शीशे की इमारत जो कल तक इस शहर के टॉप आवर की पहचान थी, आज उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। पर दरवाजे के बाहर कोई मीडिया वाले या प्रोटेस्ट करने वाले नहीं थे। वो ऐसे लोग थे जिनकी आंखों में मौत भरी थी और जिनकी कमर में हथियार छुपे थे। सबसे टॉप फ्लोर के चेयरमैन ऑफिस में जाओ गैंग को देखकर लग रहा था जैसे वो एक ही रात में 10 साल बुढ़ा हो गया हो। वो अपनी महंगी लकड़ी वाली चेयर पर किसी कचरे की तरह पड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में लाल नसें उभर आई थी। उसने अपने हाथ में सैटेलाइट फोन कस के पकड़ रखा था। हेलो मेयर जी, मैं जाओ बोल रहा हूँ। सर, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस पुलिस की स्पेशल फोर्स भेजकर मुझे बचा लीजिए। क्या सिग्नल नहीं आ रहा? हेलो हेलो। गुस्से में पागल होते हुए जाओ गैंग ने वो सैटेलाइट फोन कस के बुलेट प्रूफ शीशे पर दे मारा। शीशे पर एक सफेद रंग का निशान बन गया और उसके ठीक नीचे सड़क पर चींटियों की तरह घूमते हुए वो हजारों लोग दिख रहे थे। ठीक उसी वक्त ऑफिस का वो भारी लकड़ी का दरवाजा किसी ने जोर से लात मारकर खोला। अंदर आने वाला कोई कातिल नहीं था, वो जाओ गैंग की अपनी पर्सनल सेक्रेटरी थी। पर आज वो हमेशा बात मानने वाली सेक्रेटरी एक गत्ते का डब्बा पकड़े एकदम ठंडी शक्ल बनाकर खड़ी थी। चेयरमैन जाओ, ये आपका रेजिग्नेशन लेटर है, मैंने प्रिंट कर दिया है, बस यहाँ साइन कर दीजिए। वो पेपर उसके मुंह पर फेंक कर मारते हुए सेक्रेटरी बोली, वैसे आपको बता दूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे लोग अभी रिजाइन करके जा चुके हैं। जाते जाते वो लोग कंपनी के अकाउंट में पड़े हुए बचे कुचे 30 मिलियन कैश आपस में बांट कर ले गए, सेवरेंस पे समझकर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगावत करने की? जाओ गैंग गुस्से से कांपने लगा। मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं, मैं भी मरा नहीं हूं। एक मजाकिया हंसी हंसते हुए सेक्रेटरी ने अपने चश्मे को ठीक किया। चेयरमैन जाओ, अब तो नींद से जाग जाओ। आपकी कंपनी के शेयर्स रद्दी पेपर बन चुके हैं। बैंक्स ने सारे अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज फ्रीज कर दिए हैं। इस बिल्डिंग का 3 महीने का बिजली पानी का बिल पेंडिंग है। आप पर अरबों का कर्जा है। आपको अब कोई अपना नौकर भी न रखे। ये बोलकर सेक्रेटरी पलटकर बाहर जाने लगी और जाते जाते उसने टेबल पर रखा हुआ शुद्ध सोने का पेन स्टैंड अपने डब्बे में डाल लिया। चोरनी, वापस आ, मेरा सोने का पेन रख दे। चिल्लाकर जाओ गैंग उसके पीछे भागना चाहता था, पर दरवाजे पर खड़े 2 भयंकर बाउंसर्स ने उसे रोक लिया। ये वो बाउंसर्स थे जिन्हें उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए करोड़ों रुपए देकर रखा था। चेयरमैन साहब, अपनी एनर्जी बचा कर रखो। च्युइंगम चबाते हुए एक बाउंसर हंसकर बोला, हम दोनों यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि किसी ने हमें तुमसे भी ज्यादा पैसे दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम तुम पर नजर रखें और तुम्हें खुदकुशी ना करने दें। कौन, किसने दिए हैं? बाउंसर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस आराम से साइड हटकर रास्ता खाली कर दिया। कॉरिडोर के आखिरी सिरे से एकदम शांत और ठहर ठहर कर चलने वाले जूतों की आवाज आई। इटालियन लेदर शूज जब मार्बल फ्लोर पर पड़ते तो एक कड़क आवाज आती। ये आवाज जाओ गैंग और उसके बेटे के दिल पर हथौड़े की तरह बज रही थी। मैंने एक बहुत ही परफेक्ट और महंगा डार्क ब्लू सूट पहना था और मेरे हाथ में हाथ डाले एकदम परी जैसी खूबसूरत सू वॉकिंग चल रही थी। हम ऐसे अंदर आए जैसे हम आराम से घूम रहे हों।
और हमारे ठीक पीछे पूरे सूट में और हाथ में ब्रीफकेस लिए एलीट लॉयर्स और टेकओवर एक्सपर्ट्स की एक बड़ी टीम चल रही थी। गुड मॉर्निंग चेयरमैन झाओ। आराम से उस महंगे ऑफिस में घुसते हुए मैंने चारों तरफ नजर डाली। आखिर में मेरी नजर झाओ गैंग के उस मोट जैसे सफेद चेहरे पर आकर अटक गई। ये है इस शहर के सबसे अमीर आदमी का ऑफिस। टेस्ट थोड़ा चीप है। उसके टेबल पर रखी एक गोल्डन मेंढक की मूर्ति को मैंने उठाया। ये तो नकली सोना लग रहा है। उस मूर्ति को हवा में उछालते हुए मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। लिन चैन अपनी खून से भरी आंख से झाओ गैंग मुझे घूर रहा था। उसका गुस्सा इतना था कि लग रहा था वो मेरी जान ले लेगा। ये तू है, तूने ही वो इनाम रखा है ना। तू एक शैतान है। तू आखिर चाहता क्या है? किसी को मारने का एक तरीका होता है। तूने तो सब कुछ तबाह कर दिया। ये कानून के खिलाफ है। कानून? अपने लॉयर्स में से एक से कुर्सी लेकर मैंने सू वैंकिंग को बिठाया और खुद आराम से उस ऑफिस डेस्क पर टेक लगाकर बैठ गया। मेरी नजर झाओ गैंग पर ऐसी थी जैसे किसी कीड़े को देख रहा हूँ। कल रात जब तूने मुझे मारने के लिए असैसिन्स भेजे थे तब कहाँ था तेरा कानून? क्यों सिर्फ तुम जैसे अमीर लोग ही कानून के साथ खेल सकते हैं, आम जनता नहीं? मैंने अपने हाथ से इशारा किया। मेरे ठीक पीछे से मेरा नंबर 1 लॉयर आगे आया। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और बहुत सारे मोटे मोटे पेपर्स निकालकर ठीक झाओ गैंग के मुंह के सामने टेबल पर पटक दिए। चेयरमैन झाओ, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं मिस्टर लिन चैन का चीफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये झाओ ग्रुप फुल एसेट टेक ओवर अग्रीमेंट है। अपना चश्मा ठीक करते हुए लॉयर एकदम ठंडी आवाज में बोला। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से झाओ ग्रुप पर इस वक्त 23 बिलियन का उधार है और मार्केट क्रैश होने की वजह से आज आपकी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन माइनस में 5 बिलियन जा चुकी है। ऐसे देखा जाए तो ये कंपनी एकदम बैंकक्रप्ट है, पर मेरे बॉस मिस्टर लिन चैन का दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए वो इसको खरीदने के लिए तैयार है। खरीदना? झाओ गैंग को अचानक ऐसी उम्मीद मिली जैसे डूबते को सहारा। तुम कितने पैसे दोगे? अगर तुम उस बाउंटी ऑर्डर को डार्क वेब से हटा दो तो मैं ये पूरी कंपनी तुम्हें दे दूंगा। सब कुछ ले लो। मेरी हंसी छूट गई। मैंने अपने हाथ की एक उंगली ऊपर उठाई। 10 बिलियन। झाओ गैंग की आंख में अचानक एक खुशी की चमक आई। मैंने अपना सर ना में हिलाया। नहीं, 1 बिलियन। झाओ गैंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। मैंने फिर से सर हिलाया। नहीं, 1 बिलियन। झाओ गैंग का दिल ठीक पैर में गिर गया। उसका सारा कॉन्फिडेंस टूट गया। मेरी स्माइल अचानक गायब हो गई। अपनी जेब में हाथ डालकर मैंने एक पुराना जंग खाया हुआ सिक्का बाहर निकाला। ये एक पैसे का सिक्का था जो पिछले 10 साल से बंद हो चुका था। मैंने उस सिक्के को टेबल पर घुमा दिया। सिक्का गोल गोल घूमता हुआ उसकी लकड़ी की टेबल पर रगड़ खाता रहा और आखिर में ठीक झाओ गैंग के सामने आकर गिर पड़ा।